कमरे में प्रवेश करने के बाद मैडम ली अपने 3 बच्चों को उनकी सीटों पर ले गईं और नौकरानियों ने किनारे पर जाने से पहले चाय परोसी। बड़े भाई, आप उस मामले में क्या कर रहे हैं? यान वेंशयू को अपने हाथों में एक केस पकड़े हुए देखकर दाओहुआ पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यान वेंशयू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं प्रांतीय राजधानी में घूम रहा था, मैं एक फार्मेसी के पास से गुजरा और बढ़िया ट्रेमेला का यह मामला देखा। मैंने सोचा कि मैं इसे खरीदूंगा और मां के स्वास्थ्य के पोषण के लिए इसे वापस लाऊंगा। जैसे ही वह बोला, वो मुस्कुराया और केस को मैडम ली के बगल वाली मेज पर रखने के लिए आगे बढ़ा। मैडम ली पहले आश्चर्यचकित हुई, फिर जैसे ही उन्होंने केस खोला, उनका चेहरा खुशी से खिल गया। सफेद, पारभासी ट्रेमेला को देखकर, जो खिलते हुए गुलदाउदी जैसा था, वास्तव में संतुष्टि महसूस हुई। यह पहली बार था जब उसका बड़ा बेटा उसके प्रति इतना विचारशील था। यह बहुत अच्छा है, बड़े भाई। मैं सोच रहा था कि आपने उस दिन हमें पीछे क्यों छोड़ दिया। पता चला कि आप माँ के लिए ट्रेमेला खरीदने गए थे। आपने मुझे साथ क्यों नहीं बुलाया? मैं भी माँ के लिए कुछ खरीद सकता था। यान वेनकाई ने असंतोषपूर्वक बुदबुदाया। यान वेंशयू ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा, क्या तुम्हारे पास कोई चांदी है? यान वेनकाई का दम घुट गया और वह अचानक चुप हो गई। वह ऐसा व्यक्ति था जो चांदी को अपने पास नहीं रख सकता था और हर बार अपना मासिक भत्ता पूरा खर्च कर देता था। कभी कभी उन्हें अपने तीसरे भाई और सबसे बड़े भाई से भी मदद मांगनी पड़ती थी। अपने दूसरे बेटे को गंजा देखकर मैडम ली मुस्कुराई, माँ आपके पुत्रवत इरादों को जानती हैं। अभी आप सभी अभी भी पढ़ रहे हैं और इस तरह के फिजूल खर्ची की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने भत्ते अपने पास रखें, माँ के पास यहाँ वह सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। दाओहुआ मैडम ली के बगल में बैठा और असहमत हुआ। माँ, यह हमारे भाइयों की विचारशीलता है। इसे फिजूल खर्ची कैसे माना जा सकता है? आप हमेशा हमारे भाइयों की भलाई के बारे में चिंता करते हैं, और जब उन्हें बाहर अच्छी चीजें मिलती हैं, तो वे उन्हें आपके लिए वापस लाने के बारे में सोचते हैं। क्या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? आप उनकी दयालुता को क्यों अस्वीकार करेंगे? पारंपरिक माता पिता ऐसे ही होते हैं, जो वास्तव में अपने बच्चों के सम्मान के भावों से प्रसन्न होते हैं, फिर भी वे हमेशा ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई उदाहरणों के बाद, अगर बच्चे इस पर विश्वास करने लगेंगे, तो वे उपहार लाना बंद कर देंगे। मानवीय स्नेह के लिए अंतःक्रिया की आवश्यकता होती है। भले ही कोई उपहार हल्का हो, यह जानना हमेशा खुशी की बात होती है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पक्ष केवल लेना जानता हो और दूसरा बिना शर्त देता हो। लोग संत नहीं हैं, और समय के साथ भावनाएं असंतुलित हो जाती हैं, जो केवल अनावश्यक परेशानी का कारण बनती हैं। बेहतर है कि शुरू से ही दूसरों की सद्भावना को खुशी खुशी स्वीकार किया जाए और फिर अपनी क्षमता के अनुसार उसका प्रतिदान किया जाए। मैडम ली ने दाओहुआ के माथे पर थपथपाया। तुम लड़की हमेशा विकृत तर्क से भरी रहती हो। दाओहुआ ने घूरकर कहा, कैसा विकृत तर्क? क्या हमें पुत्रवत व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? क्या आप बड़े भाई द्वारा लाए गए ट्रेमेला से खुश नहीं हैं? मैडम ली मुस्कुराई और अपनी बेटी को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। इस बार अधिक न कहने का निर्णय लिया। कुछ देर बैठने के बाद दाओहुआ अपने आंगन में लौट आई। उसका आंगन काफी विस्तृत हो गया था, जिसका लेआउट प्रीफेक्चुरल गवर्नर के कार्यालय जैसा था, लेकिन इसमें ऑस्मंथस के कई और पेड़ थे। दाओहुआ ने चारों ओर कमरों को देखा। लिक्सिया उसके साथ प्रांतीय राजधानी नहीं गई थी, इसलिए अंदर की व्यवस्था उसके निर्देशों के अनुसार की गई थी, लगभग उसी तरह जैसा उसने पहले आदेश दिया था। दाओहुआ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। कुछ भी बदलने की आवश्यकता न देखकर वो मुख्य घर में लौट आई। जाओ और भाई जियाउलियू को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ पूछना है। वांग मनमन ने आकाश की ओर देखा। दोपहर हो चुकी थी। अब मिस, क्या आप पहले थोड़ा आराम नहीं करना चाहेंगी? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया। मुझे निंगमेन प्रांत की स्थिति को शीघ्रता से समझने की आवश्यकता है। यदि खरीदने के लिए उपयुक्त कृषि भूमि या संपत्ति है,
तो हमें इसे जल्दी से करना चाहिए, अन्यथा हम इस वर्ष की वसंत खेती से चूक सकते हैं। वांग मैनमेन ने सिर हिलाया और जल्दी से जाने के लिए मूड की। थोड़ी देर बाद जियाओलियू आ गया। दाओहुआ के प्रांतीय राजधानी जाने से पहले उसने जियाओलियू को विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वह आते ही निंगमेन प्रांत की स्थिति के बारे में पूछताछ करे। जियाओलियू हाल ही में लगभग हर दिन बाहर दौड़ रहा था, और कभी कभी जब वह जिन स्थानों पर जाता था वे दूर होते थे, तो वह रात भी बाहर बिताता था। इतने व्यस्त काम के बाद वह अंततः दाओहुआ द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में सफल रहा। मिस निंगमेन प्रीफेक्चर 3 प्रीफेक्चर और 18 काउंटी को नियंत्रित करता है, जो अन्य प्रीफेक्चर की तुलना में कम से कम 3 गुना बड़े क्षेत्र को कवर करता है। हालांकि क्षेत्र बड़ा है, आधे से अधिक काउंटी निचले स्तर की काउंटी हैं। कई जगहें काफी उजाड़ हैं, खासकर फैंक्सी और जिगुंग की सीमा से लगे काउंटी, जहां बहुत सारी जमीनें बेकार पड़ी हैं, जिन पर खेती करने वाला कोई नहीं है। दाओहुआ ने पूछा, ऐसा क्यों है? जियाओलियू, फैंक्सी के पास की काउंटियां इसलिए थीं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में दस्यु समस्याएं थीं, और कई आम लोगों के सामान लूट लिए गए थे। जो कोई भी थोड़ा सा भी विरोध करता था उसे अपनी जान गंवानी पड़ती थी। मैंने वहां के बुजुर्गों से सुना है कि हर कोई वहां से जाने से डर रहा है, और भले ही गवर्नर गुओ ने पिछले 2 वर्षों में दस्यु को कुचल दिया है, फिर भी लोग वापस जाने को तैयार नहीं हैं। जिगुन के पास वीरानी इसलिए है क्योंकि सबसे पहले मिट्टी स्वयं बहुत बंजर है, दूसरे पिछले साल की बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में बेदखल शरणार्थी इस क्षेत्र में आ गए। शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि के साथ गड़बड़ी लगातार बढ़ती गई, और स्थानीय आम लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कुछ आम लोग जिनके रिश्तेदार कहीं और थे वे बस उन स्थानों पर भाग गए। लोगों के बिना स्वाभाविक रूप से खेत बंजर रह गए। यह सुनकर दाओहुआ अपने दिल में अपने पालक पिता के लिए सहानुभूति महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। निंगमेन प्रांत में स्थिति काफी जटिल थी, और इसे प्रबंधित करना आसान नहीं होगा। मुझे यहाँ के खेतों की स्थिति के बारे में बताओ। जियाओलियू ने तुरंत वह किताब सौंप दी जिसमें विभिन्न स्थानों के खेतों की स्थिति दर्ज थी। दाओहुआ ने इसे लिया और पलटा, फिर तुरंत मुस्कुराया और कहा, भाई जियाओलियू, बुरा नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने प्रत्येक काउंटी में बेकार पड़े खेतों और खेतों के आसपास के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था। जियाओलियू ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजाते हुए कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा, मैंने देखने के लिए मास्टर जियाओ से काउंटी रिकॉर्ड उधार लिए थे, अन्यथा मैं इतनी अधिक जानकारी एकत्र नहीं कर पाता। दाओहुआ अभी भी प्रशंसनीय लग रही थी और उसने कहा, किसी से मदद मांगना जानना और मांगने के लिए सही व्यक्ति ढूंढना बहुत अच्छा है। हालांकि दाओहुआ उससे छोटी थी, फिर भी जियाओलियू को उसकी प्रशंसा सुनकर बेहद खुशी महसूस हुई। इससे उसे महसूस हुआ कि सुबह जल्दी उठना और देर तक काम करना, कड़ी मेहनत करना और इधर उधर भागना इसके लायक थे। मैनमैन, भाई जियाओलियू को 10 टन चांदी दे दो। वांग मैनमैन मुस्कुराती आंखों के साथ रजत लेने गए। कुछ वर्षों तक दाओहुआ के साथ रहने के बाद जियाओलियू को पता था कि मिस उदार थी, इसलिए उसने खुशी से अपना धन्यवाद व्यक्त किया, इनाम के लिए धन्यवाद मिस। यह काम पूरा करने की उनकी क्षमता की पहचान थी। रेतीली दोमट मिट्टी। दाओहुआ ने सावधानी से अपने हाथ में पुस्तिका को पलटा, और जब वह शाही काउंटी की मिट्टी की स्थिति पर आई तो उसकी निगाहें थोड़ी चमक गईं। जियाओलियू ने जल्दी से कहा, शाही काउंटी जिगुंग की सीमा पर है, और काउंटी की लगभग सभी भूमि रेतीली दोमट मिट्टी है। यह निंगमेन प्रांत के तहत 18 काउंटियों में से सबसे बंजर काउंटी है। लेकिन दाओहुआ ने पूछा, प्रीफेक्चुरल शहर से शाही काउंटी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जियाओलियू ने एक पल के लिए सोचा, नाव से केवल आधा दिन लगता है, लेकिन अगर जमीन से यात्रा करते हैं तो थोड़ा अधिक समय लगता है। दाओहुआ ने सिर हिलाया, एक पल के लिए सोचा, फिर मुख्य प्रांगण की ओर चल दिया। माँ। जैसे ही दाओहुआ मुख्य प्रांगण में पहुंची, वह मैडम ली से चिपक गई। माँ, मैं कल शाही काउंटी जाना चाहती हूँ ताकि वहाँ के खेतों की स्थिति देख सकूं।
मैडम ली असहाय दिखाई दी। क्या आप थके हुए नहीं हैं? आप अभी लौटे हैं और आपको आराम करने के लिए कुछ दिन भी नहीं लगते। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया। मुझे वसंत की जुताई में देरी होने का डर है। मैडम ली एक पल के लिए चुप हो गईं। तुम्हारे साथ निपटने का कोई रास्ता नहीं है। अपने तीसरे चाचा को अपने साथ बुलाओ। हमारे परिवार को भी हमारे खेतों में शामिल होने की जरूरत है। अपने तीसरे चाचा को भी जाने दो और स्थिति को देखने दो। रात का खाना शुरू होने वाला है। आपके आंगन में वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में मेरे साथ दादी के घर चलो। मैडम ली ने ली परिवार और जियो येयांग द्वारा भेजी गई सराहना सामग्री की व्यवस्था करते हुए कहा। उसने दादी की पसंद के अनुसार कुछ चुना और उन्हें रात के खाने के दौरान लाने की योजना बनाई। दाओहुआ ने सिर हिलाया, मेज से लाल खजूर केक का एक टुकड़ा उठाया और इत्मीनान से उसे खाया। अपनी दादी के कमरे में पहले अपने बड़े भाई की शादी का जिक्र याद करते हुए वो खुद को पूछ नहीं सकी, माँ, आपने भाई के लिए कौन सी लड़की चुनी है? क्या मैं उसे जानती हूँ? मैडम ली अपनी वस्तुओं के चयन में रुकी और आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। यह मैं नहीं था जिसने उसे चुना था। दाओहुआ की आंखें चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ने उसे खुद चुना हो? मैडम ली ने अपनी बेटी पर कड़ी नजर डाली। बकवास। शादी हमेशा माता पिता और मैचमेकर्स द्वारा तय की जाती है। कौन कहता है कि कोई अपनी मर्जी से चुनाव कर सकता है? दाओहुआ चिल्लाया और बुदबुदाया, अपने आप को चुनने में क्या गलत है? यह आपके यादृच्छिक मिलान बनाने से बेहतर हो सकता है। क्या कहा आपने? मैडम ली ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। दाओहुआ ने तुरंत अपना सिर हिलाया और अनजान होने का नाटक किया। मैंने कुछ नहीं कहा। अपनी मां के चेहरे पर गुस्से की झलक देखकर उसने जल्दी से विषय बदल दिया। यदि आपने उसे नहीं चुना, तो यह पिता ही रहे होंगे, है ना? इसके साथ ही उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मां, पिताजी वास्तव में लोगों का मूल्यांकन करने में सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। आपको भाई के लिए ठीक से जांच करना सुनिश्चित करना होगा। यह एक ऐसा मामला है जो उसके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। मैडम ली ने अपनी बेटी पर तिरछी नजर डाली, मानो तुम्हें मुझे यह बताने की जरूरत है। लेकिन तुम्हें पता है, शादी अभी पक्की नहीं है। दाओहुआ ने आगे बढ़कर मैडम ली की बांह हिलाई। माँ, बस मुझे बताओ कि यह पहले किस परिवार की लड़की है। शायद मैं भी मदद कर सकता हूँ। मैडम ली मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। आप इसमें मदद नहीं कर सकते, लड़की बीजिंग से है। दाओहुआ आश्चर्यचकित दिखी और थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, जैसा मैंने सोचा था, भाई एक बार बीजिंग गया था और वास्तव में आपके लिए एक मंगेतर को वापस ले आया। यह कौन सा परिवार है? मैं जानकारी के लिए युवानयाओ और जिंगवान से पूछ सकता हूँ। वे बीजिंग के मामलों के बारे में हमारे परिवार से कहीं अधिक जानते हैं। मैडम ली ने सोचा कि इसका कोई मतलब है और उन्होंने इसे अपनी बेटी से नहीं छिपाया। यह अरल झाउडे निवास की दूसरी बेटी है। दाओहुआ हैरान था। अरल निवास की बेटी? ऐसा परिवार हमें कैसे पसंद कर सकता है? ऐसा नहीं था कि वह अपने परिवार को हेय दृष्टि से देखती थी, बल्कि प्राचीन समय में विवाह का मतलब समान रूप से मेल खाने वाले घर परिवार से था। उसके सौतेले पिता अब चौथी रैंक के मजिस्ट्रेट थे, लेकिन बीजिंग में उपाधियों वाले उन कुलीन परिवारों से यह बहुत अलग था। क्या ऐसा हो सकता है कि अरल रेजिडेंस की लड़की को कोई गुप्त बीमारी हो? इस युग में बड़े परिवारों की बेटियां लगभग हमेशा विवाह संबंधों में शामिल होती थीं, जो स्वाभाविक रूप से लाभप्रद होती थीं। इसलिए अधिकांश महिलाएं अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए विवाह करती थीं। महिलाओं द्वारा दूसरी शादी करने के मामले भी थे, लेकिन वे निश्चित रूप से दुर्लभ थे। मैडम ली ने झुंझलाहट से अपनी बेटी की ओर देखा और उसके सिर पर थपथपाया। तुम दिन भर किस बारे में सोच रही हो? दाओहुआ ने अपना माथा रगड़ा और बड़बड़ाया, मैं सामान्य रूप से चीजों का विश्लेषण कर रही हूँ। बिना किसी कारण के आसमान से पाई क्यों गिर रही होंगी? बेशक, मुझे इसके बारे में और अधिक सोचना होगा। मैडम ली ने आह भरी। हान परिवार की दूसरी बेटी को कोई छिपी हुई बीमारी नहीं है।
अरल झाउडे के निवास ने आपके भाई पर ध्यान दिया क्योंकि आपके पिता को उनकी नौकरी की रिपोर्ट के दौरान सम्राट से प्रशंसा मिली थी। और दूसरी बात, आपका भाई अच्छा दिखता है और अच्छा व्यवहार करता है, और वह जानकार है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे चुना गया। तीसरा, लॉर्ड झोउ ने निजी तौर पर आपके पिता से उल्लेख किया था कि अरल झाउडे निवास का शीर्षक आखिरी बार विरासत में मिला था। हालांकि वर्तमान में इंपीरियल कोर्ट में आधिकारिक पदों पर रिश्तेदार मौजूद हैं, लेकिन उनकी रैंक ज्यादातर कम और वास्तविक शक्ति के बिना है। इसलिए स्वाभाविक रूप से शादी की संभावनाओं को कुछ हद तक कम करना होगा। दाओहुआ ने भौहें सिकोड़ते हुए हैरानी से कहा, अगर ऐसा है तो हम अभी भी उनके परिवार के साथ शादी की मांग क्यों कर रहे हैं? मैडम ली ने कहा, एक भूखा ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा है। आखिरकार अरल झावेदे निवास कई पीढ़ियों से बीजिंग में स्थापित है और उनके निश्चित रूप से कुछ संबंध हैं। आपके पिता अपने चरम पर हैं और हो सकता है कि वे आधिकारिक पद पर नियुक्ति के लिए राजधानी जाएं। बीजिंग में रहते हुए किसी के समर्थन के बिना वह अपना पैर कैसे जमा सकता है? दाओहुआ ने सिर हिलाया। फिर क्या बड़े भाई को हान परिवार की मिस हान पसंद है? बोलने से पहले मैडम ली एक पल के लिए चुप हो गईं। तुम्हारे पिता ने कहा था कि उन्होंने केवल मिस हान को दूर से देखा था। वह सुंदर और अच्छे व्यवहार वाली लगती है। दाओहुआ ने कहा, मैं पिता के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं बड़े भाई के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या वह उसे पसंद करता है? मैडम ली ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे बड़े भाई से पूछताछ की, लेकिन उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और कुछ नहीं कहा। हालांकि उसने कोई आपत्ति नहीं जताई, इसलिए शायद वह सिर्फ शर्मीला था। दाओहुआ ने सोचा, माँ, जब आप बड़े भाई की शादी की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं, तो केवल परिवार के हितों पर विचार न करें। आपको बड़े भाई की राय भी पूछनी चाहिए। आखिरकार उसकी पत्नी जीवन भर उसके साथ रहेगी। मैडम ली तुरंत हंसी। आप हमेशा किसी भी चीज को लेकर परेशान रहते हैं। क्या तुम्हारी माँ को यह बात मालूम नहीं होगी? इसके अलावा हान परिवार ने केवल इसका उल्लेख किया है। हालांकि अरल निवास का शीर्षक इस पीढ़ी में रद्द कर दिया जाएगा। आखिरकार यह एक ड्यूक का घर है। दामाद के लिए उनके मानदंड और शर्तें अभी भी चयनात्मक हैं। अरल झाउडे ने कहा कि यदि आपका बड़ा भाई इस साल शाही परीक्षा पास कर लेता है, तो वह अपनी कीमती बेटी की शादी हमारे परिवार में करने को तैयार होगा। दाओहुआ के चेहरे पर आश्चर्य दिखा। क्या बड़ा भाई इस साल परीक्षा देने के लिए हमारे गृहनगर लौट रहा है? मैडम ली ने सिर हिलाया। आपका बड़ा भाई 3 साल से वांग्यू अकादमी में पढ़ रहा है। उनका ज्ञान पहले से कहीं अधिक ठोस हो गया है। आपके पिता और मास्टर जियो दोनों ने कहा कि वो परीक्षण के लिए तैयार हैं। परीक्षा पास करने के बाद शादी तय हो, यही तो तुम्हारे माँ पापा भी देखना चाहते हैं। दाओहुआ अवाक रह गया। लेकिन क्या होगा यदि बड़ा भाई विद्वान की डिग्री के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल हो जाए? क्या शादी अब भी नहीं टूटेगी? टकराना। मैडम ली ने दाओहुआ के माथे पर हाथ मारते हुए घूर कर कहा, क्या आप अपने भाई के बारे में इस तरह बात करेंगे? फिर उसने निश्चितता के साथ कहा, तुम्हारा बड़ा भाई अवश्य ही विद्वान बनेगा। दाओहुआ ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ हाँ, माँ सही कह रही हैं। बड़ा भाई अवश्य ही आगे बढ़ेगा। बात बस इतनी सी है। बड़े भाई पर आप और पापा दोनों तरफ से ज्यादा दबाव मत डालो। मैडम ली ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ अपनी सीमाएं जानती है। और आपके पिता, जब से वह निंगमेन प्रांत के मजिस्ट्रेट बने हैं, इतने व्यस्त हैं कि वो मुश्किल से जमीन को छू पाते हैं। संभवतः उसके पास आपके बड़े भाई को पढ़ाने और परेशान करने का समय नहीं है। दाओहुआ ने सिर हिलाया, फिर लापरवाही से पूछा, पिताजी बहुत व्यस्त हैं। मैडम ली ने खिड़की से बाहर देखा, जो कुछ हद तक अंधेरी हो गई थी। क्या तुमने नहीं देखा कि इतने बजे हो गए हैं और वह अभी तक घर नहीं आए हैं? उसने आह भरते हुए कहा, आज रात तुम्हारे पिता हमारे साथ खाना नहीं खा पाएंगे। इसके साथ ही उसने अपना सिर पिंकटोन की ओर घुमाया। रसोईघर को अपने पिता के कुछ पसंदीदा व्यंजन तैयार करने के लिए कहें। फिर उन्हें चूल्हे पर गर्म रखें, ताकि वह अपना आधिकारिक कर्तव्य पूरा करने के बाद खा सके।
पिंगटोंग ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ। फिर मुस्कुराते हुए वह मुख्य प्रांगण से बाहर चली गई। दाओहुआ ने पूछा, क्या पिता की नई स्थिति सुचारू रूप से नहीं चल रही है? मैडम ली ने अपना सिर हिलाया, यह बात नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि निंगमेन प्रांत की स्थिति काफी जटिल है, जिसमें कई शरणार्थी फेंगसी और जिगुंग से आए हैं। आपके पिता ने कहा था कि कृषि और रेशम उत्पादन को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करने जैसी लोगों के कल्याण के लिए प्रमुख पहल करने के लिए पहले इन अस्थिर सुरक्षा तत्वों को साफ करना होगा। अन्यथा आम लोग अपनी आजीविका पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। अभी आपके पिता यह पता लगा रहे हैं कि इन शरणार्थियों का पुनर्वास कैसे किया जाए। यान झिगाओ वास्तव में व्यस्त था और यान परिवार के सभी लोगों ने बूढ़ी मैडम के आंगन में भोजन करने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा था। दाओहुआ और यान वेंशियू ने मूल रूप से अपने पहले दिन उन्हें सम्मान देने का इरादा किया था, लेकिन उनका कोई संकेत नहीं मिलने के कारण अंधेरा हो गया था, इसलिए मैडम ली ने उन्हें रात के लिए आराम करने को कहा। अगले दिन भोर होने पर, जब आकाश अभी भी धुंधला था, दाओहुआ मुख्य प्रांगण में पहुंचा। मैडम ली पहले ही उठ चुकी थी, लेकिन यान झिगाओ अभी भी सो रही थी। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैडम ली ने आश्चर्य से अपनी बेटी से पूछा। अपनी आवाज धीमी करते हुए दाओहुआ ने कहा, माँ, क्या आप भूल गईं? मैं आज जमीन देखने के लिए तीसरे चाचा के साथ शाहे काउंटी जा रहा हूँ। मैडम ली ने कहा, हालांकि इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। दाओहुआ ने उत्तर दिया, तीसरे चाचा ने कहा कि हम जितनी जल्दी जाएंगे, उतनी जल्दी हम लौट सकते हैं। हमें नहीं पता कि रास्ते में देरी का कारण क्या हो सकता है। मैडम ली ने सिर हिलाया और पिंगटोन को बादाम की चाय का एक कटोरा लाने को कहा, पहले कुछ खा लो। दाओहुआ ने मना नहीं किया, यह जानते हुए कि उसे अभी भी नाव की सवारी करनी है और वो खाली पेट ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए उसने बादाम की चाय पीना शुरू कर दिया। इसके बाद मैडम ली ने पिंगटोन को यात्रा के लिए कुछ मीठी चीजें तैयार करने को कहा और अपनी चेतावनी के साथ आगे बढ़ी, निंगमेन प्रीफेक्चर के आसपास कई विस्थापित लोग हैं। जब आप बाहर जाएं, तो अपने तीसरे अंकल की बात सुने और अपने आप इधर उधर लापरवाही से न दौड़ें। याद रखें, किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए अधिक लोगों को अपने साथ ले जाएं। दाओहुआ आज्ञाकारी रूप से सहमत हो गया। उसने अपनी मां की देखभाल और डांट फटकार से कभी बहस नहीं की। वह जानती थी कि जब उसकी मां सहज होगी तभी वह पिछवाड़े से बाहर निकल सकती है। मां, मैं अब जा रहा हूँ, दाओहुआ ने कहा। एक कटोरी बादाम चाय और कुछ पेस्ट्री के बाद दाओहुआ वांग मनमन और गुयू के साथ परिवार के आंगन की तीसरी शाखा की ओर चला गया। मैडम ली ने अपनी बेटी को कमरे से बाहर निकलते देखा। उसी समय उसने शयन कक्ष से शोर सुना और अंदर जाकर देखा कि यान झिगाओ उठ रहा है। वह जल्दी से उसे कपड़े पहनने में मदद करने गई। मास्टर, थोड़ी देर और क्यों नहीं सोते? जम्हाई लेते हुए यान झिगाओ ने कहा, निंगमेन प्रांत में मामले इतने अधिक और जटिल हैं, जब तक मैं सब कुछ सुलझा नहीं लेता, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। क्या वह दाओहुआ अभी था? मैडम ली मुस्कुराई और सिर हिलाया, वह लड़की अपने तीसरे भाई के साथ जमीन देखने के लिए शाहे काउंटी गई है। मुड़ते हुए यान झिगाओ ने कहा, शाहे काउंटी? उस जगह पर कोई अच्छी जमीन नहीं है, साथ ही यह जिगुंग की सीमा पर है और वहाँ कई विस्थापित लोग हैं। उसने वहाँ जमीन देखने के बारे में क्यों सोचा? मैडम ली ने अपना सिर हिलाया, कौन जानता है कि आपकी बेटी के मन में क्या है? उसने जो कहा, उससे ऐसा लगता है कि उसे वहाँ की रेतीली दोमट भूमि में दिलचस्पी है। यान झिगाओ हैरान दिखे, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी पानी नहीं रोक सकती या पोषक तत्व बरकरार नहीं रख सकती, यह अच्छी भूमि नहीं है। शाहे काउंटी की भूमि रेतीली दोमट थी, इसलिए अनाज की उपज कम थी, जिससे यह निंगमेन प्रांत का सबसे गरीब काउंटी बन गया। मैडम ली ने सिर हिलाया, वास्तव में, लेकिन यह ठीक है, उसका तीसरा भाई उसके साथ है, वह उसे जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने देगा। नाव पर लगभग 2 घंटे के बाद दाओहुआ और यान झिकियांग आखिरकार शाहे काउंटी पहुंचे। यह वास्तव में विरल आबादी है और भूमि बंजर है। काउंटी शहर के चारों ओर घनी आबादी के अलावा लोगों को अन्यत्र केवल अंतराल पर ही देखा जा सकता था।
नीचे झुकते हुए यान झिकियांग ने कुछ मिट्टी उठाए और सिर हिलाने से पहले उसे अपने हाथ में दबाया। हालांकि शा नदी यहाँ से होकर बहती है, लेकिन मिट्टी में बहुत अधिक रेत है, जिससे इसकी उर्वरता बहुत खराब हो गई है। दाओहुआ ने संपर्क किया और टिप्पणी की, फिर भी इस मिट्टी के अपने फायदे भी हैं। यह ढीली है, अच्छी तरह हवादार है, खेती करने में आसान है और इसमें अच्छी जल निकासी होती है। यान झिकियांग ने आश्चर्यचकित होकर दाओहुआ की ओर देखा। क्या आपको वास्तव में यह रेतीली दोमट मिट्टी पसंद आई है? दाओहुआ ने सिर हिलाया। यान झिकियांग ने उदास होकर कहा, इस जमीन पर खेती करने से ज्यादा अनाज नहीं मिलेगा। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर तौर पर हम ऐसी फसलें नहीं लगा सकते हैं जिनमें बहुत अधिक पानी और उर्वरक की आवश्यकता होती है। मैं इस भूमि का उपयोग रतालू उगाने के लिए करने की योजना बना रहा हूँ। यान झिकियांग आश्चर्यचकित रह गया। यम्स, हाँ, रतालू का उपयोग दवा के रूप में या भोजन के रूप में किया जा सकता है और उनका स्वाद अच्छा होता है। एक बार बड़े होने के बाद मुझे यकीन है कि कई लोग उन्हें खरीदना चाहेंगे। यान झिकियांग संशय में दिखे। दाओहुआ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम रतालू उगा सकते हो? रतालू काफी कीमती थे और इन्हें उगाना आसान नहीं था। वे आमतौर पर केवल हर्बल दुकानों में उपलब्ध थे और ऊंचे दामों पर बेचे जाते थे। दाओहुआ, बेशक अंकल, क्या आप नहीं जानते कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ? सच कहूँ तो मैंने पहले भी उनके साथ प्रयोग किया है। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने कभी रेतीली दोमट मिट्टी का सामना नहीं किया है। यही वजह है कि मैंने रोपण शुरू नहीं किया है। यह सुनकर यान झिगाओ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, चूंकि आप आश्वस्त हैं, आइए रोपण का प्रयास करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीदें। क्या आपके मन में कोई जगह है? दाओहुआ ने सिर हिलाया। वह स्थान जहां हम अभी उतरे थे अच्छा लग रहा था। ऐसा लगता है कि पास में ही ताओहुआ पर्वत है। मैंने एक नजर डाली और कई आड़ू के पेड़ पहले से ही खिल रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में हम आड़ू के फूल देख पाएंगे। यान झिकियांग कुछ अवाक था। वह पूछ रहा था कि यदि भूमि अच्छी थी तो आड़ू के फूलों का उल्लेख क्यों करें। जैसा कि एक युवा लड़की से अपेक्षा की जाती है, उसका ध्यान फूलों और फूलों की ओर चला जाता है। जल्द ही पार्टी अपने गंतव्य पर पहुंच गई। एक विशाल ढलान पर आड़ू के पेड़ थे जो फरवरी के अंत तक कलियों से भर गए थे। उन्होंने अपने गुलाबी छिड़काव से क्षेत्र में उत्कृष्ट रंग का स्पर्श जोड़ा। पहाड़ की तलहटी में कई घर इधर उधर बिखरे हुए थे और विशाल भूमि बंजर भूमि परती पड़ी हुई थी। यान झिकियांग के संकेत पर जियाओलियू ने ग्राम प्रधान को बुलाया। अच्छे कपड़े पहने दाओहुआ और उसके समूह को देखकर गांव का मुखिया कुछ हद तक संयमित लग रहा था। उसके हाथ उसके पेट पर थे, लगातार उन्हें रगड़ रहे थे। सीधे दाओहुआ और अन्य लोगों को देखने में असमर्थ थे। यान झिकियांग ने दयालुता से कहा, ग्राम प्रधान, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम जमीन खरीदने आए हैं। हमने आपसे सिर्फ यह पूछने के लिए आने को कहा है कि क्या यह जमीन खरीदने के लिए उपलब्ध है। यह सुनकर गांव के मुखिया ने राहत की सांस ली और यान झिकियांग के चेहरे पर मुस्कान देखकर काफी आराम किया। यह ताओहुआ गांव है, ज्यादातर जमीन लावारिस है। जब चाचा और ग्राम प्रधान बातचीत कर रहे थे, दाओहुआ, वांग मनमन और जियाओलियू के साथ क्षेत्र से बाहर निकल गए। जितना अधिक उन्होंने भूमि का अवलोकन किया, वे उससे अधिक संतुष्ट हो गए। मैं ताओहुआ पर्वत से जुड़ी सारी जमीन खरीदना चाहता हूँ। दाओहुआ ने हाथ हिलाते हुए भव्य घोषणा की। जियाओलियू दंग रह गया, यह सब? दाओहुआ ने सिर हिलाया। इस जमीन को खरीदने के बाद मैं यहाँ पहाड़ की तलहटी में एक जागीर बनाऊंगा। भविष्य में हर वसंत में मैं दादी को कुछ समय के लिए रहने के लिए यहाँ लाऊंगा। हम आराम कर सकते हैं और खिले हुए आड़ू के फूलों का आनंद ले सकते हैं। कितना अद्भुत है! वांग मैनमेन ने जोर से कहा, महोदया, वो हजारों एकड़ जमीन है। दाओहुआ ने तुरंत उसकी कमर पर पस थपथपाया। चिंता मत करो, तुम्हारी मिस अपने साथ पर्याप्त चांदी लेकर आई है। जिंगझोउ शहर में 3 वर्षों में उसकी जागीर और दुकानों से उसे काफी चांदी मिली। वह धनी थी।
जब यान झिकियांग को पता चला कि ताओहुआ पर्वत के नीचे की सारी जमीन खरीदने का इरादा रखता है, तो वह भी हद से ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कुछ समय के लिए उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर कि उसकी भतीजी अडिग रही, आखिरकार उसने इस्तीफा दे दिया। उनकी इस भतीजी की हमेशा से ही बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं, और अब जब उसके हाथ में चांदी वह थी जो उसने खुद अर्जित की थी, तो उसके दूसरों की बात सुनने की संभावना भी कम थी। सौभाग्य से शाही काउंटी में भूमि बंजर और अधिकतर बंजर भूमि थी, इसलिए बिक्री मूल्य अधिक नहीं था, प्रति म्यू केवल 1 टन चांदी। हालांकि कई हजार म्यू खरीदने पर अभी भी कई हजार टन चांदी खर्च होगी। अपनी भतीजी को लापरवाही से कई हजार ताल मूल्यवर्ग के चांदी के नोट निकालते हुए देखकर यान झिकियांग ने अपना सिर हिला दिया। इस लड़की का साहस उससे कहीं अधिक था। दूसरी ओर ग्राम प्रधान उसी समय आश्चर्य करते हुए अंदर से कांप गया। क्या आखिरकार उसकी किस्मत बदल गई? पिछले साल काउंटी शहर के एक सरकारी अधिकारी ने कहा था कि ताओहुआ गांव में बहुत कम लोग हैं और बहुत कम कर चुकाते हैं, और वे ताओहुआ गांव को पड़ोसी शायोन गांव में विलय करना चाहते हैं। अप्रत्याशित रूप से उसी महीने में 2 लोग आए और ताओहुआ पर्वत को ऊंची कीमत पर खरीदा, जिससे कई वर्षों के लिए गांव का कर कोटा भर गया। यह सुनकर कि इस वर्ष गरीब काउंटियों को सुधारने के लिए एक नया मजिस्ट्रेट आया है, उसे उम्मीद नहीं थी कि लोग फिर से गांव में जमीन खरीदने आएंगे, और इस बार एक साथ हजारों एकड़। यदि गांव का कर राजस्व बढ़ गया, तो शायद ताओहुआ गांव का विलय नहीं किया जाएगा। खरीदने के लिए जमीन तय करने के बाद जियाउलियू ग्राम प्रधान को काउंटी शहर ले गया। काउंटी गवर्नर के कार्यालय ने भूमि के पथ को मापने के लिए एक सरकारी अधिकारी को भेजा और उसी दिन ताओहुआ को विलेख मिल गया। कुल मिलाकर उसने 5000 म्यू जमीन खरीदी, जिसकी कीमत 5000 टन चांदी थी। यान झिकियांग ने जमीन नहीं खरीदी, यहाँ की भूमि बहुत अच्छी नहीं थी। यदि वह खरीदना चाहता था, तो उसे वापस जाकर अपने परिवार के साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत थी। ताओहुआ द्वारा इसे संभालने के आकस्मिक तरीके के विपरीत डीड हासिल करने के बाद ताओहुआ ने शियाओलियू की ओर देखा। भाई शियाओलियू, हमारे पास समय की कमी है। बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें जनशक्ति की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ कि काउंटी शहर में कई शरणार्थी एकत्र हुए हैं। आप जाएं और कुछ अल्पकालिक श्रमिकों की भर्ती करें। जहां तक का सवाल है, आप तय करें। मेरी केवल एक आवश्यकता है, जो मार्च के मध्य के आसपास बीज बोना है। जो लोग लगन और सावधानी से काम करते हैं, उन्हें दीर्घकालिक श्रमिकों या किराएदार किसानों में परिवर्तित किया जा सकता है। मैं वापस जाऊंगा, विशिष्ट नियमों पर विचार करूंगा, और फिर आपको सूचित करने के लिए किसी को भेजूंगा। ताओहुआ एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने कहा, इसके अलावा शहर में जांच करें कि क्या बिक्री के लिए कोई बैल हैं। यदि हैं, तो वापस लाने के लिए कुछ खरीद लें। खेती के औजारों और बैलों पर पैसे बचाने की कोशिश न करें। यह कहते हुए उसने वांग मनमन की ओर देखा। वांग मनमन ने तुरंत जियाओलियू को 1000 टन का चांदी का नोट दिया। जियाओलियू ने इसे ध्यान से स्वीकार किया। मिस, क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? ताओहुआ ने कुछ देर सोचा। अभी कुछ नहीं, चलो इसे वहीं छोड़ दें। मुझे अभी भी जमीन के इस टुकड़े की योजना बनाने की जरूरत है, और देखना होगा कि जागीर बनाने के लिए अच्छी जगह कहाँ होगी। यान झिकियांग हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा न दिखाते हुए चुपचाप खड़ा रहा। सच कहूं तो उसे लगा कि जब जागीर और खेतों के प्रबंधन की बात आती है, तो वह ताओहुआ जितना अच्छा नहीं हो सकता है। इस लड़की के हाथ में जागीर न केवल हर साल बहुत कुछ देती है, बल्कि परेशानियां भी कम होती है। उन्होंने अपने परिवार की संपत्ति का प्रबंधन किया और जानते थे कि इन परिणामों को हासिल करना आसान नहीं था। वह अक्सर इतना व्यस्त रहता था कि वह अभिभूत महसूस करता था। इस लड़की की तुलना में वह बहुत कम शांत था। ग्राम प्रधान भी सुन रहा था, और जब उसने सुना कि ताओहुआ नौकरी पर रखना चाहता है, तो उसने तुरंत गांव के लोगों की सिफारिश की। ताओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक वे आलसी और मेहनती नहीं होंगे, जितने लोग आएंगे, मेरी जगह लेंगे। कुछ देर बात करने के बाद यान झिकियांग ने देखा कि देर हो रही है,
इसलिए वो वापस लौटने के लिए दाओहुआ को नाव पर ले गया। सियाओलियू 2 युवकों के साथ पीछे रुकी और दाओहुआ और उसकी पार्टी को जाते हुए देख रही थी। जब नाव एक निश्चित दूरी तय कर चुकी थी, तो ग्राम प्रधान ने जियाओलियू की ओर रुख किया और पूछा, छोटे भाई, तुम किस कुलीन की संपत्ति से संबंधित हो? इतने भव्य इशारे, ऐसे ही हजारों म्यू जमीन खरीदना। ग्राम प्रधान भी कुछ हद तक चौकस था। उन्होंने देखा कि काउंटी गवर्नर कार्यालय के अधिकारी इन लोगों के प्रति विशेष रूप से विनम्र थे। यह विचार करते हुए कि उसे भविष्य में अक्सर ताओहुआ गांव में रहना होगा, जियाओलियू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम निंगमेन प्रांत के मजिस्ट्रेट लॉर्ड यान के परिवार से हैं। यह सुनकर ग्राम प्रधान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और हकलाते हुए बोले, मजिस्ट्रेट का घर। सियाओलियू ने अपना सिर हिलाया और अधिक कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही कहा, ग्राम प्रधान, जागीर बनने से पहले हमें कुछ समय के लिए गांव में रहने की आवश्यकता हो सकती है, और मुझे यकीन नहीं है कि क्या यह आपके लिए सुविधाजनक होगा। ग्राम प्रधान ने बार बार सिर हिलाया, सुविधाजनक, सुविधाजनक, मैं तुरंत जाकर ग्रामीणों से बात करूंगा। सियाओलियू ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया, तो फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही उसने अपने पर्स से एक टन चांदी निकाली और ग्राम प्रधान को दे दी। ग्राम प्रधान शुरू में स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह जियाओलियू को मना नहीं कर सका। शियाओलियू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम चीजों की जांच करने के लिए काउंटी शहर जा रहे हैं, और हमें डर है कि जब हम लौटेंगे तो देर हो जाएगी। हमें हमारे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करने के लिए ग्राम प्रधान को परेशान करना होगा। ग्राम प्रधान ने तुरंत कहा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि सब कुछ तैयार हो। शियाओलियू ने एक बार फिर नाव की ओर देखा, यह देखकर कि वह काफी दूर चली गई थी, फिर दोनों युवकों को काउंटी शहर की ओर ले गया। दूसरी ओर, जब वह कुछ खाने के लिए केबिन में प्रवेश करने के लिए मुड़ने वाली थी, तो दाओहुआ डेक पर खड़ी होकर दृश्यों की प्रशंसा कर रही थी। अचानक उसे किनारे पर एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। अजीब साधु। दाओहुआ ने तुरंत किनारे पर मौजूद व्यक्ति की ओर हाथ हिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कई बार पुकारा, लेकिन दुर्भाग्य से नाव किनारे से बहुत दूर थी और गु जियान ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे जैसे गु जियान की आकृति अधिक दूर होती गई, दाओहुआ ने पुकारना बंद कर दिया और चुपचाप देखता रहा। आखिरकार उसने गु जियान को एक कोने में मुड़ते और सीधे ताओहुआ पर्वत की ओर जाते देखा। दाओहुआ तुरंत केबिन के अंदर यान झिकियांग की ओर मुड़ा और पूछा, अंकल, क्या ग्राम प्रधान ने बताया कि ताओहुआ पर्वत किसने खरीदा? यान झिकियांग ने बाहर आकर कहा, ऐसा लगता है कि ये 2 अकेले बूढ़े लोग हैं, उन्होंने एक भाई और बहन का जिक्र किया। दाओहुआ ने राहत की सांस ली, उसके दिल में यकीन था कि ताओहुआ पर्वत के मालिक ओल्ड लेडी गु और स्ट्रेंज मॉन्क होंगे। यान झिकियांग ने दाओहुआ की ओर देखा, क्यों, आप उन्हें जानते हैं? दाओहुआ ने सिर हिलाया, न केवल मैं उन्हें जानती हूँ, बल्कि दादी भी उन्हें जानती हैं। उस वर्ष मैंने उस अजीब भिक्षु से दवा मांगी थी। यान झिकियांग को भी याद आया और वह तुरंत हंस पड़े, तो फिर हमारे परिवार का भाग्य वास्तव में उनके साथ है। दाओहुआ भी मुस्कुराया, हाँ, पिछली बार जेगुंग में मैं ग्रनी गु और अजीब साधु से भी मिला था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ग्रनी गु की बीमारी ठीक हो गई है। यान झिकियांग ने हंसते हुए कहा, वैसे भी, चूंकि आप यहाँ एक जागीर बनाने जा रहे हैं, अगली बार आने पर आप उनसे मिल सकते हैं। दाओहुआ ने तुरंत कहा, मैं यही सोच रहा था। वह शाम का समय था जब दाओहुआ और यान झिकियांग रात के खाने के समय यान निवास पर लौटे। खाने की मेज पर बूढ़ी मैडम यान ने एक प्रश्न पूछा, क्या आपको जमीन का एक अच्छा टुकड़ा मिला? दाओहुआ ने सिर हिलाया, मुझे यह मिल गया, मैंने शाही काउंटी में 5000 म्यू जमीन खरीदी। मुझे विलेख भी मिल गया, दादी। रात के खाने के बाद मैं इसे आपको दिखाऊंगा। जैसे ही यह कहा गया, मेज पर सन्नाटा छा गया, हर कोई दाओहुआ को देख रहा था। बुजुर्गों ने सोचा, अच्छा ही है, इतना अमीर कि एक ही बार में हजारों म्यू जमीन खरीद ली। चांदी खर्च करने की उसकी क्षमता हमसे भी अधिक दुर्जय है। युवा कुछ हद तक निराश महसूस कर रहे थे, क्या करें?
सबसे बड़ी बहन ने पहले ही अपने दम पर इतनी सारी चांदी जमा कर ली है, जबकि वे अभी भी गणना कर रहे थे कि मासिक भत्ता खर्च करने के लिए पर्याप्त था या नहीं। दाव हुआ, जिसे हर कोई देख रहा था, हैरान था। क्या बात है, तुम सब मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? मैडम ली ने एक बार खांसते हुए कहा, क्या यह नहीं कहा गया था कि शाहे काउंटी में जमीन खराब है? इतना क्यों खरीदें? दाओहुआ ने समझाया, माँ, वह जमीन रतालू लगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यान झिगाओ की आंखें घूम गईं, और उसने ऊपर देखा। तुम्हें कैसे पता कि वहां की भूमि रतालू के लिए उपयुक्त है? दाओहुआ ने लापरवाही से उत्तर दिया, मैंने प्रयोग किया है, पिताजी। रेतीली दोमट भूमि को तुच्छ मत समझिए, जब तक सही फसल लगाई जाती है, उपज अधिक होती है। ओह, और मूंगफली और तरबूज रेतीली दोमट भूमि पर भी लगाए जा सकते हैं। यान झियुआन ने बूढ़ी मैडम यान की ओर देखा, और फिर यान झिगाओ और मैडम ली की ओर देखा, और मुस्कुराते हुए पूछा, 5,000 म्यू काफी राशि है, दाओ हुआ। ऐसा नहीं है कि आपके दूसरे चाचा नासमझ हैं, लेकिन ऐसे मामलों में आपको परिवार से परामर्श करना चाहिए। दाओ हुआ मंद मंद मुस्कुराया, दूसरे चाचा, मुझे पता है कि आप मेरे बारे में चिंतित हैं, डरते हैं कि मैं चांदी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है, क्या चांदी खर्च करने के लिए नहीं होती है? मैंने उस जमीन को पसंद किया है, और अगर मैं इसे खरीद सकता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। भले ही यह मेरे हाथ में परती पड़े, यह मेरी अपनी चांदी है, और इससे परिवार को परेशानी नहीं होगी। मैं इसकी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। यान जियुआन के चेहरे पर मुस्कान कुछ तनावपूर्ण हो गई। ठीक है, इस लड़की की जुबान तेज होती जा रही है। पहले वो स्पष्ट रूप से तर्क करती थी, लेकिन अब जब वह थोड़ी बड़ी हो गई है, तो उसने इसके बजाय व्यंग्य का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मैडम ली ने दाओहुआ की ओर घूर कर देखा। दाओहुआ ने अपने होंठ भींचे, यह दूसरा चाचा बहुत अधिक हस्तक्षेप करना पसंद करता है। उसे अपने खर्चों के बारे में किसी और से चर्चा क्यों करनी चाहिए? हालांकि उसने विषय को जारी नहीं रखा, बल्कि मुस्कुराते हुए यान झिगाओ की ओर देखा। पिताजी, उस जमीन को खरीदने में मैं भी आपके साथ कुछ बोझ साझा करना चाहती थी। इसने सभी को चकित कर दिया। उन सभी ने अपनी निगाहें दाओहुआ की ओर घुमाई, यहाँ तक यान झिगाओ के चेहरे पर भी उत्सुकता दिखाई दी। दाओहुआ सीधा हुआ और दृढ़ विश्वास के साथ कहा, सबसे पहले, मैंने जो हजारों एकड़ जमीन खरीदी है, उसके लिए हमें मजदूरों की आवश्यकता होगी, है ना? मैंने पहले ही भाई जियाउलियू को विस्थापित लोगों को काम पर भर्ती करने का निर्देश दे दिया है। संख्या बहुत बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन यह योगदान के रूप में गिना जाता है ना? दूसरा, शाहे काउंटी के गरीब होने का कारण यहाँ अनाज की कम पैदावार है। अगर मैं जो रतालू उगाता हूँ वह अच्छी उपज देता है, तो पिता शाहे काउंटी में रतालू की खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे न केवल लोगों के भोजन की समस्या का समाधान होगा, बल्कि जनसंख्या को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। जहाँ तक रतालू की बिक्री के मुद्दे का सवाल है, मैंने इसके बारे में भी सोचा है। झोंगझो, जिगुंग और फैंक्सी प्रांतों के चौराहे पर स्थित निंगमेन प्रांत सुविधाजनक जल और भूमि परिवहन मार्गों के साथ एक लाभप्रद भौगोलिक स्थिति का आनंद लेता है, जिससे बिक्री में कोई समस्या नहीं होती है। यान झिगाओ प्रस्ताव से चकित होकर, अगर यह वास्तव में सबसे बड़ी बेटी के अनुसार काम करता है, तो यह निंगमेन प्रांत में फंसे विस्थापित लोगों के लिए एक समाधान हो सकता है। लेकिन पूर्व शर्त यह थी कि रतालू की पैदावार अधिक होनी चाहिए और उसे उगाना आसान होना चाहिए। जहां तक की समस्या का सवाल है, वह चिंतित नहीं थे। अमीर परिवार अपने भोजन में रतालू का उपयोग करना पसंद करते थे, लेकिन अक्सर वे उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं होते थे। यान झिगाओ ने एक पल के लिए सोचा और यान झियुआन की ओर देखा, चलो भी खरीदें। 5,000 म्यू रेतीली दोमट। हम कुछ का उपयोग रतालू लगाने के लिए करेंगे और बाकी का उपयोग तरबूज और मूंगफली के लिए करेंगे। यान जियुआन ने सहमति में सिर हिलाया। यान यल ने फिर हंसते हुए कहा, सबसे बड़ी बहन, अब आप हम भाई बहनों में सबसे अमीर होंगी। अगर हमारी चांदी तंग हो जाती है, तो आपको मदद करनी चाहिए।
दाओहुआ ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं। पिछली बार जब मैं शहर में खरीदारी कर रहा था, युवानया मुझे एक गिरवी की दुकान में ले गया था और मुझे लगा कि वहाँ के नियम बहुत अच्छे थे। हर किसी के पास कठिन समय होता है। जब ऐसा आता है तो आपको सुरक्षित रखने के लिए मेरे पास समकक्ष मूल्य की कुछ चीज छोड़नी होगी। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपसे ब्याज नहीं लूंगा। यान यल का चेहरा सख्त हो गया। सबसे बड़ी बहन, क्या यह आपकी थोड़ी कंजूस बात नहीं है? एक परिवार के भीतर क्या हमें वास्तव में ऐसा करने की जरूरत है? दाओहुआ ने उपहास करते हुए कहा, चौथी बहन, मुझे आपका जेड कंगन काफी सुंदर लगता है। आप इसे मुझे क्यों नहीं दे देती? यान येल ने अनिच्छा से कहा, यह मेरा पसंदीदा जेड कंगन है। दाओहुआ ने तुरंत उत्तर दिया, चौथी बहन, क्या तुम कंजूस नहीं हो? यह सिर्फ एक जेड कंगन है। परिवार में मुझे एक कंगन देने में क्या हर्ज है? यान यल का चेहरा लाल हो गया और वह बिना कुछ बोले दाओहुआ को घूरने लगी। दाओहुआ ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए और बाकी सभी की आश्चर्यचकित नजरों को नजरअंदाज करते हुए खाना जारी रखा। हाँ, वो अमीर थी, लेकिन उसका पैसा हवा से नहीं आया था। आज पैसा उधार दो, कल उधार दो। क्या उसने दूसरों की मदद करने के लिए पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत की? वो उन्हें खराब नहीं करेगी। अपनी बेटी को खामोश देखकर सन फैमिली मैडम ने एक ऐसी मुस्कान दी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। हमारी दाओहुआ की जीभ वास्तव में और अधिक भयानक होती जा रही है। दाओहुआ ने सीधे मुस्कुराहट दी, तारीफ के लिए धन्यवाद दूसरी चाची। मैं भविष्य में सुधार करना जारी रखूंगी। ताओहुआ गांव। बूढ़ी औरत ताओहुआ पर्वत के ऊपर खड़ी थी, चुपचाप नीचे उन लोगों को देख रही थी जो बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए आ रहे थे। अपने भाई को दवा का गरम कटोरा लेकर आते देख उसने अपना भाव बदले बिना उससे कटोरा ले लिया और एक ही बार में पूरा पी लिया। दीदी, यह कैंडीड फल है जिसे मैंने काउंटी शहर में खरीदा था। आप कड़वे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए इसे अपने मुंह में रख सकती हैं। गू जियान ने कैंडीड फल का एक पैकेट बूढ़ी महिला की ओर बढ़ाया। बुढ़िया ने अपना सिर हिलाया, मैंने इतने सालों तक दवाएं पी हैं, मैं पहले से ही कड़वाहट से सुन्न हो गई हूँ, मुझे किसी मीठे फल की जरूरत नहीं है। यह सुनकर गू जियान का चेहरा चुपचाप काला पड़ गया और उसने कैंडिड फल वापस रख दिया। बुढ़िया की नजर नीचे पहाड़ पर लौट आई। हमें यहाँ आए कुछ महीने हो गए हैं और केवल पिछले 2 दिनों में ही हमने वास्तव में जीवन के कुछ लक्षण देखे हैं। वैसे, क्या आपने सुना है कि पहाड़ के नीचे जमीन का वह टुकड़ा किसने खरीदा है? ग्राम प्रधान से मिली खबर के बारे में सोचते हुए गू जियान के मुंह के कोने थोड़ा सिकुड़ गए। बुढ़िया की नजर उस पर पड़ी और वह तुरंत हैरान हो गई। क्या उसका भाई मुस्कुरा रहा था? क्या वे उस व्यक्ति को जानते थे जिसने जमीन खरीदी थी? और तो और, क्या इसने अपने भाई को ऐसे खुश किया? गू जियान हमेशा कठोर रहा था और जब से वह स्वर्ग तक पहुंचने वाली बड़ी आग से बच गया, वो फिर कभी नहीं मुस्कुराया था। उन्होंने लंबे समय तक वही भाव बनाए रखा, इसलिए उनके मुंह के इस अचानक ऊपर की ओर मुड़ने से उनकी मुस्कुराहट कुछ उग्र दिखने लगी। अपनी बहन की आंखों में परेशानी के भाव देखकर गू जियान ने तुरंत अपने मुंह के कोनों को दबाया और अपनी सामान्य उदासीनता पर लौट आया। बहन, आप उस व्यक्ति को जानती हैं जिसने जमीन खरीदी है। यह वह लड़की है जो उस समय दवा की तलाश में आई थी। इन शब्दों पर बुढ़िया ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की। दाओहुआ। गू जियान ने सिर हिलाया। उस लड़की के पिता को निंगमिन प्रांत के मजिस्ट्रेट के रूप में पदोन्नत किया गया है और पूरा परिवार यहाँ आ गया है। बुढ़िया के चेहरे पर भी एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। उस लड़की के साथ हमारा काफी गहरा रिश्ता है। अगर वह आखिरी बार नहीं होती तो शायद हम पहले ही डूबे हुए भूत बन चुके होते। वो एक पल के लिए रुकी और उसकी वजह से हमने जियाओ जियो के बेटे को भी देखा। जियो येयांग की शक्ल के बारे में सोचते हुए बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। वास्तव में इसने मेरे दिल में कुछ पछतावे कम कर दिए हैं। गू जियान ने अपनी बहन की ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। वह उसकी आंखों के दर्द को शांत करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। भाई बहन चुपचाप खड़े थे, शांति के एक संक्षिप्त क्षण में खो गए।
इसी समय पहाड़ की तलहटी में हरे रंग की पोशाक पहने एक युवा लड़की उनकी नजर में आई। यह देखकर कि जियाउलियू ने बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए इतनी जल्दी सैकड़ों युवा और मजबूत लोगों को बुलाया, दाओहुआ ने अपने चेहरे पर संतुष्टि की झलक दिखाई। भाई जियाउलियू, ये जागीर के लिए डिजाइन है। मैंने चिन्हित कर लिया है कि हमें ग्रीन हाउस, अनाज के खलिहान, फूलों के बगीचे, गौशाला, चिकन कॉप, बत्तख के बाड़े, हंस के बाड़े और भेड़ के बाड़े कहाँ बनाने हैं। इसे मास्टर बिल्डर को दिखाएं और देखें कि क्या आरेख में कुछ गड़बड़ है। यदि यह सब अच्छा है, तो उन्हें इस योजना के अनुसार जागीर बनाने को कहें, उसने निर्देश दिया। ठीक है, जागीर के अलावा किराएदार किसानों के रहने के लिए कुछ छोटे फॉर्मयार्ड बनाएं। यदि हम आवास प्रदान करते हैं, तो हमें किराएदार किसानों को न मिलने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शाही काउंटी वास्तव में कुछ ज्यादा ही गरीब थी। पिछले कुछ दिनों में उसे पता चला कि कोई भी शरणार्थी शाही काउंटी में नहीं रहना चाहता। दाओहुआ ने जियाउलियू के साथ जागीर के डिजाइन को ध्यान से देखा और लगभग आधे घंटे की विस्तृत व्याख्या के बाद, यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह उसके इरादों और विचारों को समझता है, उसने उसे जाने दिया। बिल्डरों को खोजने के लिए चित्र लेकर जियाउलियू के चले जाने के बाद, दाओहुआ ने ताओहुआ पर्वत की ओर देखा। अभी 2 या 3 दिन ही बीते थे और पहाड़ पर आड़ू के पेड़ों पर कलियां अधिक संख्या में और बड़ी हो गई थीं। चलो, हम ऊपर जाकर देखेंगे। दाओहुआ ने वांग मैनमैन से उन उपहारों को लाने के लिए कहा जो उन्होंने उस सुबह तैयार किए थे और फिर पहाड़ की ओर चलना शुरू कर दिया। हालांकि ताओहुआ पर्वत एक विशाल क्षेत्र को कवर करता था, यह विशेष रूप से ऊंचा नहीं था, शायद आधार से शिखर तक 100 मीटर से भी कम। हालांकि रास्तों की कमी के कारण दाओहुआ और वांग मैनमैन को शीर्ष तक पहुंचने के लिए लगभग आधे घंटे की चढ़ाई करनी पड़ी। कितना समय हो गया जब लोग आखिरी बार इस पहाड़ पर आए थे। यहाँ कोई रास्ता भी नहीं है। दाओहुआ शीर्ष पर खड़ी थी, हॉर्न रही थी और उसने कुछ ही दूरी पर फूस की झोपड़ी को देखा। वांग मनमन ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि इस पहाड़ पर आड़ू के पेड़ों के फल कसले और खट्टे दोनों हैं, और आसपास के ग्रामीण उन्हें खाना पसंद नहीं करते हैं। बच्चों को छोड़कर जो कुछ तोड़ने के लिए ललचाते हैं, वयस्क शायद ही कभी पहाड़ पर आते हैं। स्वाभाविक रूप से कोई रास्ता नहीं बचता है। उसकी सांसें पकड़ने के बाद दाओहुआ ने उसकी स्कर्ट को थपथपाया और वांग मैनमैन को पहाड़ की चोटी पर एकमात्र फूस की झोपड़ी की ओर ले गया। दाओहुआ मंदिर। फूस की झोपड़ी के दरवाजे के ऊपर एक साइन बोर्ड लटका हुआ देखकर दाओहुआ तुरंत मुस्कुराया। भिक्षु का स्वभाव अजीब हो सकता है, लेकिन एक पहलू में वह जियो येयांग जैसा था। उन दोनों को बेहतर चीजों का स्वाद था। बूढ़ी औरत गु। दाओहुआ आंगन के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने अंदर देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई और अस्थायी रूप से पुकारा। जब कोई उत्तर नहीं आया, तो दाओहुआ ने फिर से पुकारा, अजीब भिक्षु। यह याद करते हुए कि उसे ऐसा कहना बहुत विनम्र नहीं था, उसने तुरंत खुद को सुधारा, अजीब गुरु। फिर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। वांग मैनमैन, मिस, मुझे डर है कि हमारा समय अशुभ है, घर पर कोई नहीं है। दाओहुआ ने आंगन में चाय के बर्तन की ओर इशारा किया जो अभी भी भाप बन रहा था। वहां कोई होगा, चूल्हे में आग अभी भी जल रही है। यह कहते हुए उसके चेहरे पर भ्रम दिखाई दिया, क्या मुझसे गलती हो सकती है? क्या यह ग्रैनी गू और अजीब मास्टर नहीं है? तभी मुख्य कमरे से खांसी की आवाज आई, आंगन का दरवाजा बंद नहीं है, आप ही अंदर आ जाओ। दाओहुआ की आंखें चमक उठी और एक हल्के धक्के के साथ 1 मीटर से अधिक ऊंचा आंगन का दरवाजा चरमरा कर खुला और फिर वह दबे पांव आंगन में चली गई। उसके पीछे वांग मनमन ने अपनी महिला को एक चोर की तरह व्यवहार करते देखा और तुरंत अवाक रह गई। जैसे ही दोनों आंगन में दाखिल हुए, गू जियान भावहीन चेहरे के साथ हॉल से बाहर आया। अजीब गुरु, मैं दाओहुआ हूँ। सहज रूप से दाओहुआ ने अपना पंजा उठाया और अभिवादन के रूप में गू जियान की ओर लहराया। गू जियान का मुंह घुमा। मैं अंधा नहीं हूँ। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, अंदर आओ, और फिर सीधे घर की ओर मुड़ गए। दाओहुआ ने अपने माथे से पसीना पोंछा और बुदबुदाया, वह और अधिक डराने वाला होता जा रहा है।
क्या आप अंदर नहीं आ रहे हैं? गू जियान की आवाज फिर से सुनाई दी और दाओहुआ तुरंत उत्तेजित हो गया। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और फिर वह घर में भाग गई और जाते समय अपनी स्कर्ट उठा ली। वांग मनमन, दादी गू को कमरे में बैठा देखकर दाओहुआ तुरंत एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ मुस्कुराया, शिष्टाचार के साथ उसका स्वागत किया और खड़े होने पर उसने खुशी से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आप लोग होंगे। दादी गू ने अपने सामने हंसमुख युवा महिला को देखा और धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ रह रहे थे? दाओहुआ, पिछली बार जब मैं जमीन खरीदने के लिए यहाँ आया था, तो मैंने नाव पर अजीब मालिक को देखा। मैंने उसका अभिवादन किया, लेकिन उसने सुना ही नहीं। गू जियान ने दाओहुआ पर नजर डाली और दादी गू से कहा, मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कोई मुझे पिछली बार बुला रहा था। मैंने सोचा कि यह एक श्रवण मतिभ्रम था। दाओहुआ ने उत्सुकता से पूछा, दादी गू, आप यहाँ कैसे आई? ग्रानी गू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह हमारा गृहनगर है। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वे हमेशा अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ हैं फिर से। दाओहुआ आश्चर्यचकित रह गया। दादी गू, क्या आप ताओहुआ गांव से हैं? दादी गू ने सिर हिलाया, अजियान और मैं दोनों यहीं पैदा हुए थे, बस हम पैदा होने के बाद चले गए। जैसे ही वह बोल रही थी, ग्रानी गू जोर जोर से खांसने लगी। यह देखकर गू जियान उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ और तेजी से दादी गू के पास आया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। ग्रानी गू को इतनी हृदयविदारक खांसी देखकर दाओहुआ ने चिंता के साथ संपर्क किया, क्या ग्रानी गू की बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है? गू जियान के होंठ कसकर बंद थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। थोड़ी देर तक खांसने के बाद दादी गू थोड़ा बेहतर हो गईं। उन्होंने उसे हिलाने के लिए अपना हाथ उठाया, गू जियान को थपथपाना बंद करने का संकेत दिया। यह बीमारी दशकों से मेरे साथ है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। दाओहुआ ने चिंतित होकर पूछा, अजीब मास्टर के महान चिकित्सा कौशल के साथ भी इसे ठीक नहीं किया जा सकता है? ग्रानी गू ने कड़वी मुस्कान दी, यह खांसी वर्षों पहले आग में फंसने के बाद हुई है। घने धुएं से मेरे फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे और यह मनुष्यों की मदद से परे की बात है। दाओहुआ ने अपने होंठ हिलाए, पूछना चाहा कि वे आग में कैसे फंस गए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि यह अनुचित है। अपनी जीभ घुमाते हुए उसने कहा, दादी गू, मैंने घर पर बर्फ के नाशपाती को संरक्षित किया है। जब मैं कुछ दिनों में आऊंगी तो मैं आपके लिए एक जार लाऊंगी, ताकि अजीब मास्टर आपके लिए शहद के साथ कैंडिड नाशपाती बना सके। यह खांसी को कम करने में मदद कर सकता है। दादी गू मुस्कुराई, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैंने शहद के साथ कैंडिड नाशपाती की भी कोशिश की है, लेकिन यह वास्तव में काम नहीं करता है। आपकी आपूर्ति को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाओहुआ ने जोर देकर कहा, बस इसे आजमाएं, भले ही यह खांसी से राहत न दे, फिर भी यह मिठाई के रूप में अच्छा है। दाओहुआ की आंखों में चिंता महसूस करते हुए दादी गू मुस्कुराई और उसकी दयालुता को अस्वीकार न करते हुए अपना सिर हिलाया। दाओहुआ ने फिर कहा, दादी गू, क्या तुम्हें मेरी दादी याद हैं? दादी गू ने सिर हिलाया, बेशक, आपकी दादी एक दयालु व्यक्ति हैं और उस मामले में भाग्यशाली भी हैं। दाओहुआ मुस्कुराया, जागीर बनाने के बाद मैं कुछ समय के लिए रहने के लिए दादी को लाऊंगा, फिर आप दोनों बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उन शब्दों पर गू जियान की आंखें चमक उठीं। मंदिर में लोग समय समय पर उसकी बहन से बातचीत करने आते थे, लेकिन जब से वे मंदिर से बाहर निकले, उसकी बहन ही उसके साथ थी और वह कम बोलने वाला व्यक्ति था। दादी गू तुरंत हंसी, यह एक अच्छा विचार है, मुझे भी तुम्हारी दादी की बहुत याद आती है। वो बहुत बातूनी बूढ़ी महिला हैं। दाओहुआ मंदिर में बूढ़ी दादी के साथ बातचीत करने के बाद दाओहुआ ने वांग मैनमैन के साथ जाने की तैयारी की। बूढ़ी दादी, अजीब मास्टर, मैं अगली बार आपसे मिलने आऊंगा। बूढ़ी दादी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, सड़क पर सावधान रहना। मम्मा। दाओहुआ वांग मैनमैन के साथ घर से बाहर निकला और गू जियान भी उनके पीछे पीछे बाहर आया।
जैसे ही वे आंगन के गेट से बाहर निकले, दाओहुआ ने गु जियान की ओर रुख किया। अजीब मास्टर, पहाड़ की सड़क जोखिम भरी है। जब आप पहाड़ पर ऊपर और नीचे जाते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, खासकर जब से आप अब युवा नहीं हैं। चिंता से भरे इन शब्दों को सुनकर गु जियान की आंखें चमक उठी और उसने भावहीन चेहरे के साथ मम्मा कहा। दाओहुआ और उसके नौकर की आकृतियां दृश्य से गायब होने के बाद ही गु जियान घर लौट आया। अंदर जाने पर उसने अपनी बहन को लड़की द्वारा लाई गई मिठाइयों का स्वाद लेते देखा और उसकी नजर तुरंत नर्म हो गई। आपको भी कुछ आजमाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि दाओहुआ इन मिठाइयों को कैसे बनाता है, लेकिन वे अन्य स्थानों की मिठाइयों की तुलना में कहीं अधिक स्वादिष्ट हैं। बूढ़ी दादी ने मिठाई को एक तरफ धकेलते हुए मुस्कुराते हुए कहा। गु जियान आगे बढ़ा, एक टुकड़ा उठाया और सिर हिलाने से पहले ध्यान से उसका स्वाद चखा। यह अच्छा है बहन, अगर आपको यह पसंद है तो मैं अगली बार उस लड़की से कुछ खरीदूंगा। बूढ़ी दादी ने अस्वीकृति में अपना सिर हिलाया। ऐसा मत करो। जब कोई उपहार देता है तो यह विचार मायने रखता है। यदि आप जाते हैं और इसे खरीदते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लड़की सिर्फ एक रसोइया है। मिठाई जैसे व्यंजन बस ऐसे ही होते हैं, व्यवहार कभी कभी आनंद लेने के लिए होते हैं। गु जियान चुप रहा, उसका सिर नीचे झुक गया। हालांकि अगले दिन दाओहुआ एक बार फिर वांग मनमन के साथ ताओहुआ मंदिर में दिखाई दिया। तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ फिर से क्या लाया है? दाओहुआ और उसके नौकर को देखकर गु जियान सचमुच आश्चर्यचकित हो गया। वांग मनमन ने अपने साथ ले जा रहे मिट्टी के घड़े को उठाया। मेरी युवा मालकिन बूढ़ी दादी के लिए मसालेदार नाशपाती देने आई है। आवाज सुनकर बूढ़ी दादी धीरे धीरे घर से बाहर चली गईं। जब दाओहुआ ने उसे देखा तो वह तेजी से आगे बढ़ी और उसकी बांह को सहारा देते हुए कहा, बूढ़ी दादी, चलो अंदर चलें और बैठें। आपको दरवाजे के पास नहीं रहना चाहिए। मौसम अभी भी काफी ठंडा है और पहाड़ी हवाएं चल रही हैं। ठंड लगना आसान है। बिना मना किए बूढ़ी दादी दाओहुआ के सहारे पर निर्भर होकर घर लौट आई और चलते चलते कहा, बच्चे, एक और यात्रा के लिए खुद को परेशान क्यों करते हो? मेरी यह खांसी सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं है। इस समय यह जरूरी नहीं है। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं था कि मैं यात्रा करना चाहता था, लेकिन जब मैं घर गया और अपनी दादी को तुम्हारे बारे में बताया तो उन्हें पता चला कि तुम अक्सर खांसते हो और उन्होंने मुझसे नाशपाती के साथ जल्दी जाने पर जोर दिया। मेरी दादी के आदेशों के साथ एक पोती के रूप में मैं उसका पालन कैसे नहीं कर सकती थी। बूढ़ी दादी प्रशंसा में मुस्कुराई। अपनी दादी को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद। बूढ़ी दादी को आराम से बैठने में मदद करने के बाद दाओहुआ ने वांग मनमन के हाथ में रखे हुए 4 मिट्टी के जार ले लिए। इन जार में शहद है जो मेरे अपने बगीचे से आता है। हालांकि यह जंगली शहद जितना अच्छा नहीं है, लेकिन स्वाद अभी भी काफी अच्छा है। इस जार में रॉक कैंडी है। इन 2 जार में मसालेदार नाशपाती हैं। दाओहुआ ने गु जियान की ओर रुख किया। अजीब मास्टर, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि बूढ़ी दादी रॉक कैंडी और शहद के साथ पका हुआ नाशपाती खाएं। रॉक कैंडी और शहद के साथ पकाया हुआ साधारण नाशपाती शायद बूढ़ी दादी की खांसी के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वह जो नाशपाती लाई थी उसे अपने स्थान से नाशपाती का उपयोग करके अचार बनाया गया था। गु जियान ने महम के साथ उत्तर दिया। उसका व्यवहार पहले की तुलना में बहुत नर्म था। इस बात से चिंतित होकर कि बूढ़ी दादी और गु जियान इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा और खुद एक बर्तन पकाने का फैसला किया। आधे घंटे बाद दाओहुआ ने ध्यान से देखा जब बूढ़ी दादी ने रॉक कैंडी और शहद के सूप के साथ उबली हुई नाशपाती का एक कटोरा पी लिया और तुरंत पूछा, यह कैसा है? उसकी उत्सुकता देखकर बूढ़ी दादी ने हंसते हुए कहा, यह काफी स्वादिष्ट है। गु जियान ने चिढ़कर कहा, उसने इसे अभी अभी पिया है, इसका असर तुरंत कैसे हो सकता है? क्या आपको लगता है कि यह कोई अमृत है? हालांकि उसका लहजा सुखद नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में मनोरंजन की झलक थी। अरे हाँ, दाओहुआ ने शर्म से मुस्कुराई, अपना माथा थपथपाया और महसूस किया कि वह मूर्ख थी।
दादी गू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इसे पीना सुनिश्चित कर दूंगी। कुछ देर तक बैठने के बाद दाओहुआ ने वांग म्यानमेन के साथ छुट्टी ले ली। जब वे आंगन में पहुंचे तो गू जियान ने पहल करते हुए पूछा, जो मेडिकल बुक मैंने तुम्हें दी थी, क्या तुमने उसे देखा है? दाओहुआ ने जल्दी से सिर हिलाया, बेशक, मेरे पास है, लेकिन ऐसे कई हिस्से हैं जो मुझे समझ में नहीं आते हैं। गू जियान ने 2 बार खांसते हुए लापरवाही से कहा, वह अगर ऐसे हिस्से हैं जिन्हें आप नहीं समझते हैं, तो आप मुझसे आकर पूछ सकते हैं। दाओहुआ पहले तो आश्चर्यचकित रह गई, फिर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ बोली, धन्यवाद, मेरे अनोखे गुरु। दाओहुआ और उसकी नौकरानी को पहाड़ से नीचे उतरते देख गू जियान का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और अपने कमरे में लौट आया। पलक झपकते ही यह मार्च का मध्य था। लगभग आधे महीने की भागदौड़ के काम के बाद 5,000 म्यू बंजर भूमि को पुनः प्राप्त किया गया, और जियाओलियू ने शहर से कृषि खाद के कई बैच भी लाए और इसे खेतों में बिखेर दिया। इस अवधि के दौरान दाओहुआ अक्सर ताओहुआ गांव और शहर के बीच दौड़ता था। अब जब वे रतालू लगाना शुरू कर रहे थे, तो वह और भी व्यस्त हो गई। उसे इधर उधर भागने में व्यस्त देखकर दादी गू ने एक पल के लिए सोचा और उसे ताओहुआ मंदिर में रहने के लिए आमंत्रित किया। हमारे स्थान का पूर्वी भाग हमेशा खाली रहता है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो आप और आपकी नौकरानी पहाड़ पर रह सकते हैं। दाओहुआ ने सहमति व्यक्त करते हुए जल्दबाजी में सिर हिलाया, लेकिन उसने अपने बगल में गू जियान की ओर देखा। गू जियान ने हम फेड किया और अपना सिर दूसरी ओर कर लिया। यह देखकर कि उसके पास आपत्ति करने के लिए कुछ भी नहीं है, दाओहुआ ने खुशी से स्वीकार किया, तब मुझे कुछ समय के लिए दादी गू और अजीबोगरीब गुरु पर थोपना पड़ सकता है। दूसरों को यह नहीं पता था कि रतालू को ठीक से कैसे लगाया जाए, और पतझड़ में अच्छी फसल पाने के लिए उसके लिए इस पर पूरा ध्यान देना आवश्यक था। इसके अलावा रतालू के बीजों का यह बैच पूरी तरह से उसके अपने स्थान से आया था। वो कई वर्षों से उन्हें बचा रही थी और नहीं चाहती थी कि वे बर्बाद हो जाएं। दाओहुआ उस दिन भी घर गई, सबसे पहले अपने परिवार को सूचित करने के लिए और दूसरा कुछ बदलाव के लिए कपड़े तैयार करने के लिए। दाओहुआ के जाने के बाद दादी गू ने मुस्कुराते हुए गू जियान से कहा, वह लड़की तुमसे काफी डरती हुई लगती है। गू जियान अवाक रह गया, इसमें डरने की क्या बात है? मैंने उसे नहीं मारा है या डांटा नहीं है, वह क्यों डरेगी? दादी गू ने असहायता से अपना सिर हिलाया, तुम्हें कम भौहें सिकोड़नी चाहिए। आखिरकार वह एक युवा लड़की है। यहाँ तक जब कभी कभी तुम्हारे चेहरे पर इतने सख्त भाव आते हैं तो मैं भी डर जाती हूँ। गू जियान मूल रूप से जवाब देना चाहता था, लेकिन यह सोचकर कि लड़की द्वारा लाए गए नाशपाती का सूप पीने के बाद उसकी बहन की खांसी में कितना सुधार हुआ है, और वह अब रात भर कैसे सो सकती है, उसने अपने शब्दों को वापस निगल लिया। यान निवास। दादी गू का निमंत्रण सुनने के बाद बूढ़ी महिला यान एक पल के लिए चुप हो गई और फिर बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एक युवा महिला के लिए किसी बड़े के उपहार के बिना किसी और के घर पर रहना उचित नहीं है, यह दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा। दाओहुआ ने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वह अपनी दादी के साथ आने पर सहमत हो गई। एक और दाओहुआ पर्वत पर खिले हुए आड़ू के फूल पहले से ही खिले हुए थे, जो उसकी दादी के लिए आनंद लेने के लिए एकदम सही होगा। दूसरी ओर दादी गू और अजीबोगरीब गुरु पहाड़ पर अकेले रह रहे थे। भिक्षु कभी कभार खरीदारी करने के लिए नीचे आ सकते थे, लेकिन दादी गू हमेशा पहाड़ पर ही रहती थीं। यह उसकी दादी के लिए अच्छा होगा कि उसके पास बातचीत करने के लिए कोई हो। यह सोचते हुए कि पहाड़ पर रहने वाले दोनों का आहार पूरी तरह से चीजों को ऊपर ले जाने वाले अजीबोगरीब मालिक पर निर्भर था, दाओहुआ ने इस पर विचार किया और सीधे भोजन की 2 बड़ी गाड़ियां ले आया। एक गाड़ी में चावल, आटा और खाना पकाने का तेल था, जबकि दूसरी में ताजी सब्जियां और फल भरे हुए थे। अगले दिन यह देखकर कि दाओहुआ न केवल अपनी दादी बल्कि भोजन का ढेर भी लेकर आई है, गू जियान को नहीं पता था कि किस अभिव्यक्ति के साथ उसका स्वागत किया जाए। यह लड़की, क्या वह अनिश्चित काल तक उसके घर पर रहने की योजना बना रही थी? दादी,
बूढ़ी मैडम गू, निराले मास्टर, मैं काम करने के लिए पहाड़ से नीचे जा रही हूँ। हॉल में जब यान परिवार के 3 बुजुर्ग अभी भी नाश्ता कर रहे थे, तो उन्होंने दाओहुआ की ऊर्जावान आवाज सुनकर अपने चेहरे पर मुस्कान दिखा दी। अपनी पोती को वांग मैनमैन को हड़बड़ाहट में आंगन से बाहर निकलते हुए देखकर मैडम यान अपना सिर हिलाने से नहीं रोक सकी। यह लड़की अभी भी इतनी अधीर है, हमारी बड़ी बहन को हंसा रही है। मैडम गू ने हंसते हुए कहा, ऐसा होना अच्छा है, तेज और आंखों को तरोताजा। मैडम यान को भी अपनी पोती का आचरण पसंद आया, लेकिन उन बैकहाउस मामलों के बारे में सोचते हुए, जिनके संपर्क में वह वर्षों से आई थी और जिनके बारे में सुना था, उनकी अभिव्यक्ति में बदल गई। वह लड़की बहुत सीधी है, मुझे डर है कि उसे भविष्य में भुगतना पड़ेगा। गू जियान, जो चुपचाप खाना खा रहा था, ने ऊपर देखा और कहा, चिंता मत करो बूढ़ी मैडम, आपकी पोती बंदर की तरह चतुर है। अगर कोई उसे परेशान करता है, तो निश्चित रूप से वे और भी बुरे परिणाम भुगतेंगे। यह सुनकर मैडम यान मुस्कुरा दी और कोई जवाब नहीं दिया। पोती सचमुच सीधी थी, लेकिन उसकी भी अपनी रणनीति थी। कई बार घर पर लड़कियों को संभालने के बाद अब वे उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करती थी और उनका व्यवहार भी काफी बेहतर हो गया था। जिस रसोई की वह प्रभारी थी वह भी किसी से अछूती नहीं रही। यहाँ तक कि चतुर दूसरे बड़े भाई और उसकी पत्नी ने भी कभी उससे अधिक लाभ नहीं उठाया था। अतीत में वह चिंतित थी कि उसकी पोती के बलशाली चरित्र के कारण उसके वैवाहिक घर में अपमान हो सकता है, लेकिन अन्य बड़े घरों के जटिल व्यवहारों के बारे में सुनने के बाद उसने सोचा कि उसकी पोती के लिए दृढ़ रहना बेहतर हो सकता है। आखिरकार स्वयं नुकसान में रहने से बेहतर है कि दूसरों को नुकसान हो। फिर तीनों ने अपना नाश्ता जारी रखा। अपनी बहन और यान परिवार की कुलमाता को बातें करते और हंसते हुए देखकर गू जियान के चेहरे पर वर्षों की निराशा से बनी झुर्रियां काफी हद तक कम होने लगीं। ताओहुआ मंदिर में यान परिवार के आगमन के बाद से उनका स्थान और अधिक जीवन से भर गया प्रतीत होता है। पहले उसकी बहन केवल लापरवाही से पहाड़ के चारों ओर घूमती थी, लेकिन अब वह मैडम यान के साथ इत्मीनान से घूमने के लिए पहाड़ से नीचे भी जाती थी। हालांकि पहाड़ के ऊपर और नीचे की यात्रा थका देने वाली थी, लेकिन इससे उसका उत्साह काफी बढ़ गया। थोड़ी देर बाद तीनों ने अपना भोजन समाप्त कर लिया। गू जियान ने कुशलतापूर्वक कटोरे और चॉपस्टिक को साफ करना शुरू कर दिया, जबकि मैडम यान, जो खड़े होकर मदद करने का इरादा रखती थी, ने उसे मना कर दिया। कुछ दिनों तक रहने के बाद मैडम यान को गू जियान के चरित्र के बारे में पता चल गया था। वो खुद चीजें करना पसंद करता था और नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उसकी चीजों को बेतरतीब ढंग से छुएं, इसलिए वह उसी के अनुसार वापस चली गई। इस यात्रा के लिए, यह देखते हुए कि बूढ़ी मैडम गू और गू जियान के पास उनकी देखभाल के लिए कोई नौकर नहीं था, मैनमैन के अलावा जो जरूरत पड़ने पर काम चलाने के लिए अपनी पोती का पीछा करती थी, वह अपने साथ किसी को नहीं लाई थी। वर्षों तक नौकरानियों और आयाओं द्वारा सेवा किए जाने के बावजूद मैडम यान, जो एक किसान परिवार से थी, अभी भी वह करना पसंद करती थी जो वह खुद कर सकती थी। बिना किसी के उपस्थित हुए वह अधिक सहज महसूस करती थी। पिछले दिनों मौसम अच्छा रहा है और पहाड़ पर आड़ू के फूल खिल रहे हैं। बहन, चलो पाचन में सहायता के लिए टहलने चलते हैं, मैडम यान ने मुस्कुराते हुए मैडम गू से कहा। इन दिनों जब तक भोजन के बाद हवा नहीं होती, वह अपनी बहन को टहलने के लिए ले जाती। हालांकि वह डॉक्टर नहीं थी, फिर भी वह बता सकती थी कि उसकी बहन का स्वास्थ्य खराब था और वह चाहती थी कि वह अधिक व्यायाम करे। इसके अलावा उसे अकेले, बिना बच्चों वाले और नाजुक स्वास्थ्य वाले बहन और भाई के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस हुई, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके दिल में दया उमड़ पड़ी। मैडम गू मुस्कुराई और सिर हिलाया। इस समयावधि में दाओहुआ द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने के साथ उसकी खराब भूख में काफी सुधार हुआ। जहां वह प्रति भोजन केवल कुछ टुकड़े ही खा पाती थी, अब वह एक कटोरा खत्म करने में सक्षम थी और अभी भी और अधिक खाना चाहती थी। अधिक भोजन के सेवन से वह महसूस कर सकती थी कि उसका शरीर थोड़ा हल्का हो गया है। रसोई में गू जियान ने 2 बूढ़ी महिलाओं को एक दूसरे का समर्थन करते हुए और धीरे धीरे आंगन से
बाहर निकलते हुए देखा, उसकी आंखों में एक मुस्कान चमक गई और उसने बर्तन धोने की गति तेज कर दी। बर्तन में थोड़ा सा लाल चावल का दलिया बचा हुआ देखकर गू जियान इसे डालना सहन नहीं कर सका और कुछ ही टुकड़ों में इसे खत्म कर दिया। हालांकि उन्होंने एक उपचारक के रूप में कुछ चांदी अर्जित की, लाल चावल, बैंगनी चावल और काले चावल ये दुर्लभ खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए नहीं थे। वह इसकी मदद नहीं कर सका, वे बाजार में उपलब्ध नहीं थे। अपनी बहन के लिए लाल, बैंगनी और काले चावल बचाने की चाहत में उसने खाना बनाते समय कभी भी अपना हिस्सा नहीं बनाया। अप्रत्याशित रूप से एक बार रसोई में उबले हुए बंस खाते समय उसे दाओहुआ ने पकड़ लिया। उसके बाद खाना पकाने की जिम्मेदारी उससे जबरदस्ती ले ली गई और उसने जोर देकर कहा कि उसे खाना खाने के लिए बैठना होगा। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो मैं ओल्ड मैडम गू को बताऊंगा कि आप उबले हुए बंस चबाएं और भोजन छोड़ दें। काफी समय हो गया था जब किसी ने उसे धमकी दी थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह भावना बहुत बुरी नहीं थी। दाओहुआ के मार्गदर्शन में खेती से परिचित कुछ अल्पकालिक श्रमिकों ने जल्दी से रतालू के पौधे लगाना सीख लिया। उनके देखने से दाओहुआ का काम का बोझ बहुत हल्का हो गया और वह पहाड़ पर अधिक समय बिताने लगी। एक दिन जियाओलियू कुछ खरीदारी करने के लिए काउंटी शहर में गया और उसे काली हड्डी वाले मुर्गियां बेचने वाला कोई मिला। वर्तमान में ताओहुआ पर्वत पर रहने वाली बूढ़ी महिला यान के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपना पुत्रवत सम्मान दिखाने के लिए दो खरीदे। काली हड्डी वाली मुर्गियों को देखकर दाओहुआ की आंखें चमक उठीं और उसने वांग मैनवेन से तैयार मुर्गियों को ताओहुआ मंदिर में वापस ले जाने के लिए कहा। उसने अपनी दादी और बूढ़ी लेडी गू को आंगन में सब्जियां उठाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दादी, बूढ़ी औरत गू, मैं आज रात आपके लिए ब्लैक बोन चिकन सूप बनाऊंगी। दोनों बुजुर्ग महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराई, तो बेहतर होगा कि आप इसे स्वादिष्ट बनाएं। दाओहुआ मुर्गियों को रसोई में ले गई और खुद व्यस्त रहने लगी। गू जियान चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था, फिर जैसे उसने कुछ सोचा हो, वह जल्दी से मुड़ा और अपने दवा कक्ष में चला गया। जल्द ही वह अपने हाथ में कुछ संग्रहित एंजेलिका और एस्ट्रेगुलस लेकर वापस आया, इसमें से कुछ जोड़ें। दाओहुआ के चेहरे पर एक प्रसन्नता झलकी, ठीक है, फिर मैं इसे एक औषधीय भोजन बनाऊंगी। कुछ समय बाद दाओहुआ ने काली हड्डी वाले चिकन को बर्तन में डाल दिया और रसोई से बाहर चला गया। आंगन में केवल अपनी दादी और बूढ़ी औरत गू को देखकर उसने पूछा, अजीब मालिक कहाँ है? बूढ़ी महिला गू ने अपनी ठुड्डी से सबसे पश्चिमी कमरे की ओर इशारा किया, वह अपने दवा कक्ष में है। उन शब्दों पर दाओहुआ ने अपनी आंखें घुमाईं और दवा कक्ष की ओर जाने से खुद को नहीं रोक सकी। इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद वह कभी भी दवा कक्ष के अंदर नहीं गई थी। वाह, वास्तव में आपके यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। कमरे में दवा की अलमारियां और जड़ी बूटियों की सुगंध देखकर दाओहुआ की आंखें चौड़ी हो गईं। गू जियान ने उसकी ओर देखा और देखा कि वह सीधे अंदर चली गई। उसकी भौं थोड़ी सी सिकुड़ गई और वह कुछ हद तक अप्रसन्न लग रहा था, लेकिन अंततः उसने कुछ नहीं कहा। कमरे में प्रवेश करने के बाद दाओहुआ को एहसास हुआ कि उसने अजीब मालिक की अनुमति नहीं मांगी होगी और वह शर्मिंदा होकर वहीं खड़ी रही, झिझक रही थी कि क्या उसे वहां से चले जाना चाहिए और फिर से शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा, आप वहां किस लिए खड़े हैं? यहाँ आइए, मैं आपका परीक्षण करता हूँ और देखता हूँ कि आप कितनी जड़ी बूटियां पहचानते हैं। यह सुनकर दाओहुआ ने आत्मविश्वास से अपनी छाती फुलाए और आगे बढ़ गई। अपने पिछले जीवन में उसने क्या सीखा था, इसका तो जिक्र ही नहीं। इस जीवन में भी वो अक्सर मेडिकल बुक पढ़ती थी और विभिन्न चीनी दवाओं से परिचित थी। हो सकता है कि वह उन्हें दिल से न जानती हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उन्हें पहचानती थी। दाओहुआ से पूछताछ करने के बाद गू जियान ने पाया कि लड़की काफी कुछ जानती थी और जड़ी बूटियों के प्रभावों से बहुत परिचित थी। जब गू जियान ने उससे पूछताछ की तो दाओहुआ की आंखों को कभी आराम नहीं मिला। उसने दवा कक्ष के कोने में रंगीन बोतलों और जार को देखा। अजीब गुरु, क्या आपने ये सभी दवाएं बनाई हैं? दाओहुआ की आंखों में चमक देखकर गू जियान को कुछ खुशी महसूस हुई।
उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, सीखना चाहते हो? दाओहुआ ने तुरंत सिर हिलाया, आपके चिकित्सा कौशल इतने उन्नत होने के साथ, अगर मैं थोड़ा भी सीख सकता हूँ, तो इससे मुझे जीवन भर फायदा होगा। चिकित्सा कौशल उन्नत हुआ। गू जियान की आंखों में व्यंग्य की झलक चमक उठी। वे कैसे नहीं हो सकते? 3 साल की उम्र से ही उससे उस उच्च और शक्तिशाली शासक का औषधि दास बनने का अधिकार छीन लिया गया था। जीवित रहने के लिए उन्होंने अनगिनत दवाएं खाईं और जीवित रहने के लिए उनके पास मेडिकल की पढ़ाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कभी कभी उसे स्वयं आश्चर्य होता था कि वह आज तक कैसे जी पाया है। यह सचमुच एक चमत्कार था। उसे चुप देखकर दाओहुआ ने सोचा कि वह उसे सिखाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उसे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने ज्यादा बुरा नहीं माना क्योंकि वह जानती थी कि इस प्राचीन युग में हर कोई अपने ज्ञान को बहुत महत्व देता था और इसे अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं देता था। अजीब गुरु, तो मैं अब बाहर जाऊंगा। जैसे ही दाओहुआ दरवाजे पर पहुंचने वाला था, गू जियान ने कहा, यदि आप सीखना चाहते हैं, तो हर दोपहर मेरे दवा कक्ष में प्रतीक्षा करें। इन शब्दों पर दाओहुआ पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर बहुत खुश हुई। धन्यवाद, मास्टर गू, मैं कड़ी मेहनत से अध्ययन करूंगी। ओल्ड लेडी यान और ओल्ड लेडी गू को यह नोटिस करने में देर नहीं लगी। लड़की, यहाँ आओ। एक दिन जब दाओहुआ दवा कक्ष में जाने की तैयारी कर रही थी, जैसे ही वह आंगन में चली गई, उसे ओल्ड लेडी यान ने रोक दिया। दाओहुआ मुस्कुराते हुए पास आई, दादी, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? बूढ़ी महिला यान ने पूछा, आप इन दिनों मास्टर गू के दवा कक्ष में क्यों भाग रहे हैं? दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अजीब गुरु मुझे चिकित्सा सिखा रहे हैं। बूढ़ी महिला यान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने नाराजगी दिखाते हुए कहा, तुम लड़की, तुम में शालीनता की इतनी कमी कैसे हो सकती है? मास्टर गू के चिकित्सा कौशल प्रसिद्ध थे, जो मीलों तक जाने जाते थे। ऐसी विशेषज्ञता को पारिवारिक विरासत माना जा सकता है। पोती द्वारा इस तरह के कौशल सीखने की अशिष्टता बेहद अनुचित थी। हालांकि बूढ़ी महिला गू ने बिना किसी चिंता के मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, जियोजिन को लड़की काफी पसंद है और वह उसे चिकित्सा सिखाने के लिए तैयार है। बूढ़ी महिला यान अभी भी कुछ हद तक निराश लग रही थी, लेकिन दवा सीखने में लड़की की रुचि को जानकर उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, यदि आप मास्टर गू के कौशल सीखना चाहते हैं, तो आपको पहले औपचारिक रूप से उनका शिष्य बनना चाहिए। दाओहुआ अचंभित रह गया। उसने वास्तव में इस पर विचार नहीं किया था, लेकिन जब उसकी दादी ने इसका उल्लेख किया, तो उसे याद आया कि उस समय किसी को दूसरे के कौशल सीखने के लिए वास्तव में शिष्य बनना पड़ता था। बूढ़ी लेडी गू की आंखें एक पल के लिए चमक उठी और फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे कुछ उत्सुकता दिखाई दी। वह अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह जानती थी। तथ्य यह है कि वह इतने सालों तक जीवन से जुड़ी रहने में सक्षम थी, सबसे पहले जियोजिन की निरंतर दवा के कारण और दूसरी बात, उसके दिल में अपने बेटे को एक बार फिर से देखने की आशा की एक किरण बनी रही। अब उसकी उम्र बढ़ने के साथ और हाल ही में लगभग डूबने की स्थिति के बाद उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। वह सचमुच नहीं जानती थी कि वो कितने समय तक जीवित रह सकती है। अगर वह मर गई, तो जियाओजियान अकेले क्या करेगी? दाओहुआ एक दयालु लड़की थी जो कृतज्ञता जानती थी और अगर जियोजियान उसे शिष्य के रूप में लेता है तो वह निश्चित रूप से उसकी अच्छी देखभाल करेगी। भले ही उसकी मृत्यु हो गई, जियोजियन के पास भरोसा करने के लिए कोई होगा। इन विचारों के साथ ओल्ड लेडी गू की नजर दाओहुआ की ओर बढ़ती गई। मैं आंगन में हंगामा सुनकर गू जियान दवा कक्ष से बाहर आया। दाओहुआ की झिझक भरी उपस्थिति देखकर उसने तुरंत भौहें चढ़ा दी। क्या मैं तुम्हारा स्वामी बनने के योग्य नहीं हूँ? दाओहुआ ने बार बार अपना सिर हिलाया, मेरा मतलब यह नहीं था, मुझे बस ऐसा लगता है कि आपको नुकसान होगा। आपकी उम्र को देखते हुए आपको मेरा महान गुरु होना चाहिए। उसके शब्दों पर तीनों बुजुर्गों के चेहरे अवाक रह गए। नो माउथ फेस, डेडपैन फेस, डेडपैन फेस। यान की बूढ़ी मैडम के आग्रह पर जियाओलियू ने काउंटी शहर का दौरा किया और प्रशिक्षुता समारोह के लिए तुरंत उपहार तैयार किए। मूल रूप से
यान की बूढ़ी मैडम प्रशिक्षुता के लिए एक शुभ दिन चुनना चाहती थीं और उन्होंने अपने बड़े बेटे और बहू को सूचित करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन दादी गू को चिंता थी कि रास्ते में कुछ हो सकता है जिससे उनके भाई को समर्थन के बिना छोड़ दिया जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा समारोह सचमुच जरूरी है? दाव हुआ, वह लड़की, जब वह 5 साल की थी, जियाओ जियान और मैं एक दूसरे को जानते थे। मैंने इतने सालों के बाद यहाँ दोबारा मिलने की कभी उम्मीद नहीं की थी। यह भाग्य वास्तव में उथला नहीं है। हमें इन औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। यह देखकर कि दादी गू और गू जियान को कोई परवाह नहीं है, यान की बूढ़ी मैडम ने अब और जोर नहीं दिया। उसी दिन मुख्य हॉल में एक धूप मेज लगाई गई थी। अपनी पोती को देखकर यान की बूढ़ी मैडम मुस्कुराई और कहा, ठीक है, अब आप अपने शिक्षक को सम्मान दे सकते हैं। वह 2 कारणों से अपनी पोती से अपने शिक्षक का सम्मान करवाने में सक्रिय थी। पहला, वह नहीं चाहती थी कि उसकी पोती 2 अकेले बूढ़े लोगों का फायदा उठाए। दूसरे, उनकी पोती स्वयं चिकित्सा की शौकीन थी, फिर भी उसने केवल कुछ मेडिकल किताबें ही पढ़ी थीं, केवल एक शौकीन व्यक्ति के रूप में। जब भी लड़की अपने नुस्खों के बारे में बात करती, तो वह डर जाती थी। उसे डर होता था कि गलत दवा किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरा, मास्टर गू की दवा के कारण ही उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ था। सीधे शब्दों में कहें तो मास्टर गू ने उसकी जान बचाई थी। चौथा, इन दिनों में वह महसूस कर सकती थी कि दोनों बूढ़े लोग उसकी पोती से सच्चा प्यार करते थे। इस दुनिया में 2 और लोगों का होना, जो उसकी पोती को प्यार करते थे, वास्तव में उस लड़की के लिए एक आशीर्वाद था। दाओहुआ ने एक गहरी सांस ली और ध्यान गद्दी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। यह कहना होगा, यह उसके वर्तमान और पिछले जीवन में उसकी पहली औपचारिक प्रशिक्षुता थी। वह वास्तव में काफी घबराई हुई थी। गू जियान सख्त चेहरे के साथ सिर पर बैठ गया। हालांकि उसने कोई भाव नहीं दिखाया, लेकिन उसके बगल के कपड़ों की कसकर पकड़ से पता चला कि उसका दिल उतना शांत नहीं था जितना वह दिखता था। चूंकि उसने बचपन से ही बहुत अधिक औषधीय सूप का सेवन किया था, इसलिए वो वयस्क होने से पहले ही बांझ हो गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब वो पीली धरती में दफन होने वाला था, तो स्वर्ग वास्तव में उसके लिए एक शिष्य भेजेगा। दाओहुआ को ईमानदारी से झुकते और सम्मान देते हुए देखकर गू जियान को लगा कि उसकी आंखें गर्म हो रही हैं और उसकी नाक थोड़ी खट्टी है। दादी गू ने भावना साझा की। उसके भाई का जीवन उससे भी कठिन था। उसके पास कम से कम संतान तो थी, भले ही अज्ञात थी, कम से कम उसके दिल में यह एक सांत्वना थी, लेकिन उसके भाई के पास कुछ नहीं था। शिष्य गुरु का सम्मान करता है। गुरु कृपया चाय पिएं, उसने कहा। 3 बार झुकने के बाद दाओहुआ ने वांग म्यानमैन द्वारा पारित चाय का कप लिया और सम्मानपूर्वक गू जियान को दिया। गू जियान ने अपनी आंतरिक उथल पुथल पर काबू पाया, सीधे चेहरे से चाय का कप स्वीकार किया और एक घूंट में उसे पी लिया। बाद में उन्होंने दाओहुआ को आड़ू के फूल के पैटर्न वाला एक दीर्घायु ताला सौंपा। यह आपके स्वामी की ओर से एक उपहार है, इसकी अच्छी देखभाल करना। दादी गू ने दीर्घायु ताले पर एक नजर डाली। उनकी आंखों में संतुष्टि की झलक थी। उनके दीर्घायु ताले उनके पूर्वजों से प्राप्त हुए थे। उसने अपना परिवार अपने सबसे बड़े बेटे को सौंप दिया था, और अब उसके भाई का भी निधन हो गया था। दाओहुआ ने मुस्कुराहट के साथ दीर्घायु ताला स्वीकार किया और मधुर धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद मास्टर। अपने शिष्य की गर्मजोशी भरी पुकार सुनकर गू जियान को वास्तव में थोड़ा अजीब, असहज महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाया। मुझे कुछ मामलों पर ध्यान देना है, अपनी दादी को साथ रखना, उसने कहा, और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। यह देखकर दादी गू मुस्कुराई, लेकिन उनका दिल खटास को छिपा नहीं सका। उसके भाई को बहुत अधिक नुकसान हुआ था और उसने कभी भी उसके अलावा किसी के सामने अपना दिल नहीं खोला था। अब अपने ही शिष्य की निकटता का सामना करते हुए वह इतना अभ्यस्त हो गया था। हालांकि दाओहुआ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यान की बूढ़ी मैडम के पास खड़ा हुआ, उसे दीर्घायु ताला दिखाया और आश्चर्य की भावना के साथ कहा, बस एक यात्रा और मैंने एक मास्टर प्राप्त कर लिया है। जीवन की परिस्थितियां वास्तव में काफी जादुई हैं।
यान की बूढ़ी मैडम ने दीर्घायु ताले पर नजर डाली और चंचलता से अपनी पोती को देखते हुए उसे लौटाते हुए कहा, इसे सुरक्षित रखो, यह तुम्हारे मालिक का आशीर्वाद है। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए दीर्घायु ताला हटा दिया। आज मेरी प्रशिक्षुता के लिए एक अच्छा दिन है, मुझे एक दावत तैयार करनी चाहिए। इतना कहकर वह कमरे से निकलकर रसोई में चली गई। उस शाम जब दादी गू ने व्यंजनों से भरी मेज को देखा, जिनमें से कई उसके भाई के पसंदीदा थे, तो उनकी मुस्कान कभी कम नहीं हुई। दाओहुआ को अपने भाई को लगन से व्यंजन परोसते हुए देखकर दादी गू ने पहली बार एक वाइन ग्लास उठाया और उसे एक ही बार में अंगूर की वाइन से खाली कर दिया। अब चूंकि उसके भाई के पास एक शिष्य था, वह शांति से मर सकती थी। अपनी बहन को शराब पीते देख गू जियान ने तुरंत उसे रोकने के लिए बोलना चाहा, लेकिन अपनी बहन की आंखों के कोने से गिरते आंसुओं के दृश्य ने उसे अवाक कर दिया। उसे अपनी बहन की चिंता थी, लेकिन क्या उसकी बहन को भी उसकी उतनी ही चिंता नहीं थी? रहने दो, उसने सोचा, इस बार बहन को जैसा चाहे वैसा करने दो। दाओहुआ ने अपने मालिक और दादी गू के असामान्य व्यवहार को देखा और बोलने ही वाली थी, लेकिन उसने देखा कि उसकी दादी उस पर अपना सिर हिला रही थी, इसलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया, यह दिखाते हुए कि उसने कुछ भी नहीं देखा है। मार्च के अंत तक दाओहुआ ने ताओहुआ गांव में खेतों की जुताई पूरी नहीं की थी। चूंकि उसके पास बहुत सारे रतालू नहीं थे और उसने कुछ अपने परिवार के साथ साझा किया था, दाओहुआ ने अधिकांश भूमि का उपयोग रेतीली मिट्टी के लिए उपयुक्त अन्य सब्जियां और फल उगाने के लिए किया। कितने अफसोस की बात है, महान जिया राजवंश में टमाटर या आलू नहीं हैं। अन्यथा वे यहाँ रोपण के लिए आदर्श होते, उसने सोचा। आप किस बारे में बड़बड़ा रहे हैं? अपने पीछे की आवाज सुनकर दाओहुआ ने घूमकर देखा कि जियो येयांग एक फोल्डिंग पंखे से पंखा झल रहा था और अपने पीछे एक संतुष्ट अनुयायी के साथ उसकी ओर चल रहा था। दाओहुआ आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? जियो येयांग ने अपना पंखा बंद कर दिया और लापरवाही से कहा, मैंने आपके चौथे भाई से सुना है कि आपने शाही काउंटी में कुछ जमीन खरीदी है और वसंत की जुताई की निगरानी के लिए यहाँ रह रहे हैं। मैं आज निंगमेन पास से अकादमी वापस जाते समय वहां से गुजरा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको देखने के लिए रुकूंगा। दाओहुआ तुरंत मुस्कुराया, जियो येयांग की ओर देखकर प्रसन्न हुआ। जियो येयांग, मैंने वास्तव में आपको गलत नहीं समझा, आप वास्तव में मुझसे मिलने की पहल करने वाले एक अच्छे दोस्त हैं। जियो येयांग की अभिव्यक्ति एक पल के लिए थम गई। वह दाओहुआ को दोस्ती के बारे में बात करते हुए नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत विषय बदल दिया। आप टमाटर और आलू के बारे में क्या कह रहे थे? वे क्या हैं? दाओहुआ ने उत्तर दिया, वे दो प्रकार की सब्जियां हैं। सब्जियां? जियो येयांग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मैंने उनके बारे में कभी कैसे नहीं सुना। दाओहुआ ने बताया, चूंकि वे दोनों विदेशी सब्जियां हैं, इसलिए शायद उन्होंने इसे अभी तक यहाँ नहीं बनाया है। उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, जियो येयांग, विदेशी लोग अक्सर श्रद्धांजलि लाते हैं, है ना? यदि आपको कोई विशेष बीज, सब्जियां या फूल मिलते हैं, और यदि यह सुविधाजनक है, तो आप मेरे लिए कुछ वापस ला सकते हैं। दाओहुआ को इतना उत्सुक देखकर जियो येयांग मुस्कुराया, सहमति में सिर हिलाने ही वाला था, लेकिन जब शब्द उसके होठों तक पहुंचे, तो वे किसी तरह कुछ और में बदल गए। अगर मैं आपकी मदद करता हूँ, तो आप मुझे धन्यवाद देने की योजना कैसे बनाते हैं? दाओहुआ रुका और जियो येयांग को अजीब नजरों से देखने लगा। वो यह नहीं बता सकी कि क्या यह उसकी कल्पना थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी मुस्कान सामान्य से थोड़ी अलग थी, किसी तरह से अजीब। बेशक, अगर तुम मुझे एक बीज दोगे, तो मैं तुम्हें पूरा खेत चुका दूंगी, उसने कहा। जियो येयांग ने पंखे से अपनी ठुड्डी थपथपाई, क्या बस इतना ही है? दाओहुआ ने घूरकर कहा, जियो येयांग, क्या आप अपनी किस्मत पर जोर नहीं दे रहे हैं? आप और क्या चाह सकते हैं? दाओहुआ की बड़ी बड़ी आंखों को भ्रम और घबराहट से भरा हुआ देखकर जियो येयांग ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और कुछ बार खांसते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दाओहुआ ने उत्तर दिया, यह तो इसके जैसा ही है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ अच्छी खबर है।
जियो येयांग ने भौहें उठाई, क्या अच्छी खबर है। दाओहुआ ने गर्व से कहा, मुझे एक गुरु मिल गया। जियो येयांग पहले तो अचंभित हो गया, फिर उत्सुकता से बोला, यान येई, मैं आपको बता दूं, आपको गुरु की तलाश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करना उन्हें जीवन भर के लिए माता पिता के रूप में मानना, यह बहुत गंभीर मामला है, इसे बच्चों का खेल मत समझिए। दाओहुआ ने जवाब दिया, मैं इसे बच्चों का खेल नहीं मान रहा हूँ। मेरी दादी इसके बारे में जानती हैं। यह सुनकर कि यान परिवार की कुलमाता को पता था, जियो येयांग ने राहत की सांस ली। दाओहुआ अविश्वसनीय हो सकता है, लेकिन बुढ़िया भरोसेमंद थी, यह कौन है? दाओहुआ रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया, आप भी उसे जानते हैं। कोई अनुमान लगाना चाहते हैं? जियो येयांग की अभिव्यक्ति बदल गई, और कुछ क्षण सोचने के बाद, उसने मुस्कुराते हुए पूछा, यह वह अजीब भिक्षु नहीं हो सकता है ना? दाओहुआ चौंक गया और आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए बोला, आपने तुरंत कैसे अनुमान लगा लिया? जियो येयांग ने विजयी भाव से मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपकी प्रशिक्षुता के लायक एकमात्र व्यक्ति और जिसे मैं जानता हूँ वह चिकित्सा में कुशल साधु है। मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। दाओहुआ ने जियो येयांग को देखा, बुरा नहीं, काफी चतुर।